हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम अपना एक खतरनाक एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सारफेसी एक्ट 2002। खतरनाक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो लोग इंडिया में बैंकों का पैसा मार लेते हैं ना, जो लोग बैंक से कर्जा ले लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा ले लेते हैं और उनका पैसा मार लेते हैं, तो बैंक्स को ये एक्ट बहुत हेल्प करता है अपना पैसे की रिकवरी करने में। और अगर इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है, अगर इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर उस बंदे को नोटिस चला गया कि भाई तूने हमारे पैसे नहीं दिए हैं, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको नोटिस चला गया, तो आधे लोगों की रात को नींद भी उड़ जाती है कि सारफेसी का नोटिस आ गया हमारे पास। तो आज के एक्ट का नाम है सारफेसी एक्ट 2002, है ना। सारफेसी तो मुझे शॉर्ट में बोल रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब ये सारे शब्दों का मतलब बताऊंगा मैं, जो इस नाम में छुपा हुआ मतलब है। अभी के लिए शॉर्ट में इसका नाम याद रखो, सारफेसी। मतलब इसका नाम याद रखना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो नाम क्या, फटाफट बोलो। सारफेसी की फुल फॉर्म क्या? सिक्योरिटाइजेशन एंड एस, ये एस हो गया सिक्योरिटाइजेशन, एंड का ए हो गया, सा है ना, सा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, तो ये आर एफ ए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, तो ये आर एफ ए हो गया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। एंड फिर वापिस ए, उसका एंड हो गया, एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो ईएसआई, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये एक्ट है। ये एक्ट क्या है, ये शब्दों का मतलब क्या है, वो समझाने से पहले मैं ये बता देता हूं कि ये एक्ट डील किस चीज में करता है और ये एक्ट को क्यों लाया गया, इसका लाने का लॉजिक क्या था, है ना। और इसके पहले इंडिया में और कौन कौन से लॉ थे जो हमारे को हेल्प कर रहे थे, किस चीज की हेल्प कर रहे थे, उसी के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर एग्जाम के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा नंबर की वेटेज रखता है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कितने प्रोफेशनल सीए, सीएस, सीएम में ऐसे हैं जो बनने के बाद सिर्फ एक पर्टिकुलर इसी एक्ट का काम कर रहे हैं, वो बैंक के सरफेसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स के अंदर सरफेसी के ये जो रिकवरी डिपार्टमेंट होता है ना, बैंक ने जो लोन का पैसा दिया हुआ है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं पहले तो ये एक्ट डील किसमें करता है, तभी ज्यादा बेटर समझ आएगा। ये एक्ट डील किसमें करता है कि अगर किसी बैंक ने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन आपको पता होगा, कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 72 में दी हुई है, और वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लिखा हुआ लिस्ट दी हुई है कि ये लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आएंगे, उसमें एलआईसी का भी नाम है। तो आप ऐसे समझो, सीधी सी भाषा में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की तरह ही होते हैं जो लोगों को क्या देते हैं, फाइनेंस देते हैं। मान लो अगर किसी बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी पर्सन को लोन दिया है, मान लो 100 करोड़ रुपए का लोन दिया है, एंड ये बंदा अगर लोन नहीं देता, अगर ये पर्सन उस लोन का क्या कर लेता है, डिफॉल्ट कर लेता है, तो सारफेसी एक्ट आपको ये डिफॉल्टेड अमाउंट रिकवर करने में हेल्प करता है। सारफेसी एक्ट का काम क्या है? सारफेसी एक्ट 2002 आपको ये डिफॉल्टेड लोन अमाउंट रिकवर करने में क्या करता है, रिकवर करने में हेल्प करता है। रिकवरी कर लिए आपको हेल्प करता है, ये बताता है कि आपको कैसे रिकवरी करनी है लोन के पैसे की, डिफॉल्टेड लोन अमाउंट की। तो आपको यह समझ आ गई कि ये एक्ट का काम क्या है। अभी ये जो शब्द लिखे हुए थे इसके अंदर, जो बड़े सारे शब्द यूज हो रहे थे, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इन सब इन शब्दों का मतलब भी बताऊंगा। लेकिन ये एक्ट डील किस में करता है, ये समझ आया। तो ये बेसिकली एक्ट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करने के लिए इंडिया में लाया गया है। और ये जो एक्ट लाया गया, इसमें क्या मेन बात की गई है कि अगर किसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी पर्सन को लोन दिया है और वह सामने वाला बंदा अगर लोन के अमाउंट का डिफॉल्ट कर लेता है, तो उस लोन के अमाउंट को रिकवर करने में एक्ट हमारे को क्या करता है, हेल्प करता है। ये इस एक्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, समझने वाली चीज क्या है मैं पहले ही बता दूं। इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट में जो लेंडर होगा वो ओनली बैंक होगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से कोई एक होगा, तभी एक्ट लगेगा। लेकिन जो बोरोवर है, इट कैन बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन, ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है,
ये कोई कंपनी भी हो सकती है, ये कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, ये कोई एलएलपी भी हो सकती है, ये कोई एचयूएफ भी हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एटसेट्रा। इसका मतलब जो लोन देने वाले लोग हैं वो अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है, और लेने वाला कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर देने वाले कौन है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और उनको अपने लोन की रिकवरी करनी है और उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो वह इस एक्ट में रिकवरी के लिए केस फाइल कर सकते हैं उस बोरोवर के अगेंस्ट। इसका मतलब अगर मैं इंडिविजुअल हूं, अगर मैंने किसी को लोन दिया है और वो मेरा पैसा नहीं दे रहा, तो मैं सरफेसी में नहीं जा सकता मुंह उठाकर कि भाई मेरे को मेरा पैसा दिलवाओ, सरफेसी के हेल्प लेकर, मैं सरफेसी एक्ट की हेल्प लेकर रिकवरी करूंगा। मैं इंडिविजुअल, मैं नॉर्मल सिविल कोर्ट में जो सिविल केस चलता है वही फाइल करूंगा। तो मेरे तुम्हारे जैसे बंदे के लिए एक्ट नहीं है। ये एक्ट किसको रिकवरी करने में, अच्छा लोन तो हर बंदा देता है ना। तुम्हें देखो गली मोहल्ले में फाइनेंसर होते हैं, मैंने किसी को लोन दे दिया है ना, मान लो किसी बंदे ने मेरा लोन मार लिया, मैं इंडिविजुअल हूं, मैंने लोन दिया है तो मैं लेंडर हो गया, जिसको मैंने लोन दिया वो भी इंडिविजुअल है, मान लो वो बोरोवर हो गया, और सामने वाले बंदे ने मेरे पैसे का डिफॉल्ट कर लिया, तो मैं सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग सामने वाले पे केस नहीं कर सकता, मेरे को इस एक्ट में पावर ही नहीं है। मैं नॉर्मल जो सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग जो सिविल केस होता है, सिविल सूट होता है, मैं वही केस फाइल करूंगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, अगर सामने वाले को मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके जो लोन दिया था वो लगेंगे, तो वो सब लॉ लगेंगे। सिविल के कोर्ट में केस चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलेगा, उनका इनके इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, ये एक्ट कब लगेगा, जब देने वाले जो लोन है वो कौन है, या तो बैंक है या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एफआई। एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेने वाला कौन है, ही कैन बी एनीवन, इट कैन बी एनीवन, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एलएलपी एचएफ कुछ भी हो सकता है। लेने वाला कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, देने वाला अगर बैंक और एफआई है तो एक्ट लगेगा, पहली बात। आगे बढ़ते हैं। ये एक्ट जो है, एक तो मैंने बताया कि लगेगा कब। ये एक्ट जो है ना, ये इंडिया में जब आया तो ये डायरेक्टली एक्ट की फॉर्म में नहीं आया। अच्छा ये पहले मैं वो वाली बात करूं, ये पहले ही बताता हूं। हाँ पहले वही वाली बात कर लेते हैं कि एक्ट लगेगा कब, ये तो समझ आ गया। ये एक्ट जब इंडिया में आया, ये जो सरफेसी एक्ट 2002 है, ये जो सरफेसी एक्ट 2002 है, ये एक्ट जब इंडिया में आया तो ये पहले एक्ट नहीं था, अर्लियर इट वाज सरफेसी ऑर्डिनेंस 2002। अर्लियर इट वाज सरफेसी ऑर्डिनेंस, नॉट एक्ट। पहले ये एक्ट नहीं था, ऑर्डिनेंस थी। क्या थी, ऑर्डिनेंस। अच्छा सरफेसी ऑर्डिनेंस कब आई थी, आई थिंक 2002 में आई थी, मैं एक बार गूगल पे चेक कर लेता हूं। पहले एक्ट नहीं था, ऑर्डिनेंस थी। ऑर्डिनेंस क्या होती है मैं भी समझा दूंगा, 2 मिनट रुको। लेकिन पहले ये एक्ट नहीं था, ऑर्डिनेंस थी, तो पहले उसके बारे में देख लेते हैं। क्या हो गया, खुल जा भाई। हाँ सरफेसी ऑर्डिनेंस कब आई थी, अब तो एक्ट बन चुका है ना, एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द एक्ट, है ना, ये रहा ये रहा ये रहा। ये ऑर्डिनेंस आई थी कब कब कब, ऑर्डिनेंस मींस इंटरेस्ट सेकंड ऑर्डिनेंस 2002 आ गई, ये ऑर्डिनेंस थी। तो आप बात करते हैं। हाँ मैंने बोला ना ये एक्ट नहीं था, पहले ऑर्डिनेंस थी। तो इस पहले सरफेसी एक्ट 2002 नहीं था, पहले सरफेसी ऑर्डिनेंस 2002 थी। अब व्हाट इज ऑर्डिनेंस, तुम्हारे को अगर ये पता हो बात, बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं भी पता हो, मैं समझाता हूं क्या होती है। देखो एक्ट क्या होता है, कोई भी एक्ट क्या, एक्ट का मतलब होता है लॉ। एक्ट का मतलब क्या होता है, लॉ। और कोई भी एक्ट कैसे बनता है आप लोगों को अगर पता हो, तो कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, और उस बिल का मतलब क्या होता है, एक ड्राफ्ट लॉ। एक ड्राफ्ट रेडी किया जाता है ना। लॉ मेकर्स क्या करते हैं, ड्राफ्ट रेडी करते हैं, देन उस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, और वो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका मतलब एक बार वो बिल पहले लोकसभा में पास कराया जाएगा, फिर वो राज्यसभा से पास कराया जाएगा। एक बार वो दोनों जगह से पास हो गया, देन उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या देते हैं, अपनी असेंट। असेंट का मतलब होता है कंसेंट, सहमति देना। असेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट, सहमति देना। उस बिल के ऊपर अपने साइन कर देते हैं, उस बिल के ऊपर अपने क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और उसके बाद आप लोगों को पता है
उसके बाद उसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि वो इफेक्टिव कब से होगा। वो सब चलो बात की बात है। सिंपल सा एक बेन जो बात याद दिलानी थी वो ये थी कि एक्ट बनता कैसे, आपको ये समझ आ गया। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, देन उसे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते हैं, देन उसका प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तब वो एक्ट बन जाता है। अब ये ऑर्डिनेंस का क्या कलेश है, अब समझना बड़े ध्यान से कि ऑर्डिनेंस क्या है और कब कब बनाई जाती है और क्यों लाई जाती है। ऑर्डिनेंस आप एक किस्म से ये समझो कि एक काइंड ऑफ टेम्परेरी लॉ होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक काइंड ऑफ टेम्परेरी लॉ होता है। क्या होता है? टेम्परेरी लॉ। ये क्यों लाया जाता है, बड़े ध्यान से सुनना। जब पार्लियामेंट के हाउसेस सेशन में नहीं होते, जब पार्लियामेंट के हाउसेस सेशन में नहीं होते, आपको पता होगा पार्लियामेंट 12 महीने नहीं बैठती है, पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, विंटर सेशन, बजट सेशन, ऑटम सेशन, ऐसे सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट 12 महीने वर्क नहीं करती, पार्लियामेंट के क्या होते हैं? सेशन होते हैं। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और किसी लॉ को लाने की इमरजेंसी हो गई है कि इमरजेंसी में लॉ लाना ही है, तो उस केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दी गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दी गई है टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस आर्टिकल से पावर दी गई, याद रखना है आर्टिकल नंबर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या दी गई है? पावर दी गई है। किस चीज की पावर दी गई है? टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। प्रोमुलगेट का मतलब होता है डिक्लेयर, डिक्लेयर ऑर्डिनेंस, टू डिक्लेयर ऑर्डिनेंस। ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ आई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 123 ने, भारत के संविधान के आर्टिकल 123 ने किसको पावर दी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दी है टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। अभी ऑर्डिनेंस क्या, मैंने तुम्हें बताया टेम्परेरी लॉ। अब ये पावर कब एक्सरसाइज करता है प्रेसिडेंट? जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में नहीं है। मैंने आपको बताया ना, पार्लियामेंट अगर सेशन में है तो ये ऑर्डिनेंस का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। अगर कोई कभी भी पार्लियामेंट सेशन में बैठी है और आपको कोई भी लॉ लाना है, तो पहले वो पार्लियामेंट पे जाएगा, वो जब दोनों हाउस अप्रूव करेंगे उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा, तभी एक्ट बनेगा। लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और लॉ लाने की इमरजेंसी है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? बिना पार्लियामेंट के सेशन के, बिना लोकसभा राज्यसभा के एक लॉ पास करके बना सकता है। उस लॉ को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस एक ऐसा लॉ होता है जो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के बन जाता है। ऑर्डिनेंस एक ऐसा लॉ होता है जो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के ही बन जाता है। ये बात समझ आ गई? लेकिन 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 अब ये बन तो गया, लेकिन ये कब तक चलेगा, अब उसके बारे में बात करें। क्योंकि मैंने बोला ना, ये ऑर्डिनेंस टेम्परेरी लॉ है, परमानेंट लॉ नहीं है। परमानेंट लॉ तो एक्टिव होता है, तो ये टेम्परेरी लॉ है। तो मैंने क्या बोला, पहले तो ये ऑर्डिनेंस होता क्या आपको समझ आ गया, और ऑर्डिनेंस कब लाई जाती है आपको समझ आ गया। तो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्परेरी लॉ। जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में नहीं होते हैं और किसी लॉ को लाने की इमरजेंसी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास खाली पावर नहीं है, गवर्नर के पास भी पावर है। प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करेगा वो पूरे इंडिया पे लगेगी। प्रेसिडेंट, ये जो सारफेसी लॉ है, ये जो सारफेसी एक्ट हो गया, कंपनी एक्ट हो गया, ये पूरे इंडिया पे लगते हैं, है ना। इनकम टैक्स एक्ट हो गया, पूरे इंडिया पे लगते हैं। लेकिन आपको पता होगा एक मोटर व्हीकल्स एक्ट है, वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान काटता है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट का लॉ है। हर स्टेट का मोटर व्हीकल्स एक्ट अलग होता है, हर स्टेट में चालान काटने के रूल्स अलग हैं। तो वैसे वाले जो लॉ होते हैं ना, अगर उनसे रिलेटेड कोई ऑर्डिनेंस लानी है, कोई ऐसे लॉ जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं होते, अगर उस लॉ से रिलेटेड ऑर्डिनेंस लानी है, तो वो गवर्नर ऑफ स्टेट लेकर आता है। वो कौन लेकर आता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास भी है। तो यहां पे लिख लेते हैं पहले तो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है ये सब चीजें ना। प्रेसिडेंट के पास भी है और गवर्नर के पास भी है, दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। गवर्नर ऑफ स्टेट के पास भी है। जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है, ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल होती है। एंड जो गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करता है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे एप्लीकेबल होती है। पर्टिकुलर स्टेट पे एप्लीकेबल। मान लो दिल्ली के गवर्नर ने ऑर्डिनेंस पास करी, दिल्ली की स्टेट पे एप्लीकेबल होगी। पंजाब के गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करिए, पंजाब की स्टेट पे एप्लीकेबल होगी। तो वो पर्टिकुलर स्टेट पे एप्लीकेबल होती है। कहां एप्लीकेबल होती है? पर्टिकुलर स्टेट पे। तो सारफेसी तो खैर पूरे इंडिया पे लगने वाला लॉ था, तो इसके लिए जो ऑर्डिनेंस लाया था वो कौन लाए थे? प्रेसिडेंट लाए थे, क्योंकि ये पूरे इंडिया का लॉ था।
अब ये ऑर्डिनेंस क्यों लाई गई थी? क्योंकि आपको समझ आ गया होगा पार्लियामेंट उस टाइम सेशन में नहीं थी और लॉ लाने की इमरजेंसी थी, इसलिए प्रेसिडेंट ने खुद ही लॉ बना दिया। तो जो प्रेसिडेंट लॉ बनाकर लागू करवाया लॉ मेकर्स के साथ मिलकर, उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अब जैसे ये लॉ बनता है तो ऑर्डिनेंस आने के दो चीजें होती हैं, दो पीरियड है, एक है 6 महीने का और एक है 6 वीक्स का। फर्क समझ लेना कब से है। ऑर्डिनेंस आने के विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर, ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी आप ऐसे समझो कि 6 महीने की होती है। विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है? उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के दोनों सेशन में पेश किया जाता है, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से अप्रूव करवाया जाएगा। ऑर्डिनेंस आने के 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूव करवाया जाएगा, और जैसे ही अगर वो दोनों हाउसेस से अप्रूव हो गया तो वही ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगी? एक्ट बन जाएगी। आफ्टर अप्रूवल, तो सिस्टम वही है अगर आपको समझ आया हो। आफ्टर अप्रूवल ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगी? ऑर्डिनेंस विल बिकम एक्ट। तो मतलब नॉर्मली लॉ कैसे बनता है आपको समझ आता है? विल बिकम एक्ट। पहले बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, देन उसके प्रेसिडेंट के साइन करते हुए एक्ट बनता है। लेकिन अगर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और लॉ लाने की इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट खुद लेकर आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ तभी ला सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। और लॉ लाने की इमरजेंसी तो लेके आ सकता है, लेकिन जैसे वो ऑर्डिनेंस लेकर आ गया, अब वो लॉ तो ले आया लेकिन वो अभी टेम्परेरी है। क्यों? जैसे ही वो ऑर्डिनेंस लेकर आया उसके 6 महीने में जैसे ही पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करवाना है। अगर उस पार्लियामेंट में उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर दिया तो वही ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगी? एक्ट बन जाएगी। अगर पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव नहीं करा तो वो ऑर्डिनेंस नलीफाई हो जाएगी। वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगी? नलीफाई मतलब खत्म हो जाएगी। लेकिन मान लो उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सेशन जाने तक, देखो मान लो कोई लॉ आया जनवरी में, मान लो कोई ऑर्डिनेंस आई जनवरी में, ऑर्डिनेंस आई जनवरी में, मान लो 1 जनवरी को कोई ऑर्डिनेंस आई और मान लो 15 मार्च को उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया और पार्लियामेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वो ऑर्डिनेंस तो नलीफाई हो गई। ऑर्डिनेंस तो क्या हो जाएगी? नलीफाई, बेकार हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगी। नलीफाई का मतलब वॉइड हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। लेकिन 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 जो ये 1 जनवरी से 15 मार्च का जो बीच का पीरियड था, इस पीरियड तक तो वो लॉ चल रहा था ना इंडिया में। तो ये पीरियड के अंदर उस ऑर्डिनेंस के बेस पे जो भी डिसीजन लिए गए हैं, इस ऑर्डिनेंस के बेस पे जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो वैलिड होंगे। वो क्या माने जाएंगे? वैलिड माने जाएंगे। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? तो भाई इसका मतलब यह है कि पहली बात तो ऑर्डिनेंस होती है एक टेम्परेरी लॉ, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो ये अप्रूव करवाई जाती है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद ले आते हैं, लेकिन उसको लाने के बाद इंडिया में लागू हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। लेकिन उसके बाद लाने के बाद क्या करवाना होता है? जब वो ऑर्डिनेंस आई उसके 6 महीने में उसे पार्लियामेंट में क्या करवाना पड़ता है? अप्रूव करवाना पड़ता है बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से। अगर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगी? एक्ट बन जाएगी, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया या दोनों में से किसी एक ने भी कर दिया तो भी बात खत्म हो जाएगी। वैसे तो दोनों ही कर देते हैं एक साथ ही, लेकिन अगर किसी एक ने भी कर दिया तब भी बात खत्म हो जाएगी, अप्रूवल तो दोनों का ही चाहिए। अगर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो वो ऑर्डिनेंस नलीफाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आगे से वो लॉ नहीं चलेगा इंडिया में। लेकिन जितने पीरियड तक वो ऑर्डिनेंस चल रही थी उतने टाइम बीच में उस ऑर्डिनेंस के बेस पे जो भी डिसीजन लिए गए वैलिड होंगे। तो अगर 1 जनवरी से 15 मार्च तक ये ऑर्डिनेंस चली, एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, तो ये जो इस पीरियड में, अब 15 मार्च को मान लो ऑर्डिनेंस नलीफाई हो गई, तो जब बीच का पीरियड था 1 जनवरी से 15 मार्च के बीच का पीरियड, इस टाइम पे उस ऑर्डिनेंस के बेस पे जो भी डिसीजन इंडिया में लिए गए थे वो सब वैलिड माने जाएंगे। लेकिन इंडिया में खैर सारफेसी ऑर्डिनेंस तो मैंने आपको बताया वो तो एक्टिव बन चुकी है, इसका मतलब वो तो अप्रूव हो गई थी। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर ना होती तो क्या होता, मैं तो वो भी बता दिया। अच्छा, एक कुछ लोग ना आपको 6 वीक सिखाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला 6 मंथ्स का पीरियड है, कुछ टीचर बोलते हैं 6 वीक्स का पीरियड है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन वो 6 वीक्स का पीरियड कब से कैलकुलेट होता है और 6 मंथ्स का पीरियड कब से कैलकुलेट होता है, दोनों में फर्क है। देखो, जब ऑर्डिनेंस पास हुई तो ऑर्डिनेंस पास होने के बाद 6 मंथ्स के अंदर वो क्या बन जानी चाहिए? 6 मंथ्स में वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो जानी चाहिए। वो 6 महीने का पीरियड वैसे देखते हैं, पार्लियामेंट से क्या हो जानी चाहिए? अप्रूव हो जानी चाहिए। वो 6 महीने का पीरियड इस सेंस में देखते हैं। अब इस 6 महीने में वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाएगी, और जब वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुई, जब वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुई,
उसके 6 वीक्स में अप्रूव हो जानी चाहिए। तो 6 वीक्स और 6 मंथ्स कहां से कैलकुलेट हो रहे हैं, समझ आता है? जो अगर 6 महीने का जो टाइम है ना, वो मैक्सिमम है। ऑर्डिनेंस आज पास हुई मान लो जनवरी में, तो इसके 6 महीने के अंदर, मान लो 1 जनवरी को ऑर्डिनेंस पास हुई, मान लो 1 जनवरी को ऑर्डिनेंस पास हुई, तो यहां से विद इन 6 मंथ्स, यहां से विद इन 6 मंथ्स में क्या हो जानी चाहिए, ऑर्डिनेंस पास हो जानी चाहिए। ऑर्डिनेंस पास हो जानी चाहिए, तो यहां पे हम डेट लिख देते हैं 30 जून। तो वो 1 जनवरी है, तो वो 30 जून हो गई, तो इसके अंदर पास हो जानी चाहिए। कहां से पास हो जानी चाहिए, पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट से। अब मान लो कि वो प्रेजेंट की गई विद इन 6 मंथ्स है ना, अब मान लो वो प्रेजेंट की गई बीच में फरवरी के अंदर, मान लो वो फेब के अंदर ही पार्लियामेंट में प्रेजेंट, 6 महीने तो मैक्सिमम टाइम है, मान लो वो फेब के अंदर ही पार्लियामेंट पे चली गई, पार्लियामेंट के हाउस पे चली गई। तो एक बार वो पार्लियामेंट पे चली गई, तो पार्लियामेंट पे जाने के बाद, देखो पार्लियामेंट पे खाली वही लॉ थोड़ी है, जितने सारे लॉ होते हैं पार्लियामेंट पे, इतना बर्डन होता है, इंडिया में दुनिया जहान के लॉ हैं, उनको सारे लॉ देखने होते हैं, है ना। कंपनी लॉ भी है, इनकम टैक्स एक्ट भी है, सार्फेसी भी है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड भी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी, दुनिया जहान के लॉ है, वो सारे उनको देखने हैं। तो अभी उसमें भी टाइम लग जाता है। तो कह रहा है जब पार्लियामेंट में वो चली गई, तो उसके विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 वीक्स में अप्रूव हो जानी चाहिए। तो 6 महीने और 6 वीक में फर्क समझ आ गया। तो कुछ टीचर 6 वीक सिखाते हैं, हालांकि वो 6 वीक को गलत ले लेते हैं इंटरप्रिटेशन। 6 वीक कहां से कैलकुलेट होंगे और 6 महीने कहां से कैलकुलेट होंगे, दोनों ही पीरियड ओके हैं, फर्क कहां है, समझ आ गया? 6 महीने कब से लेने, जब ऑर्डिनेंस पास हुई, जब ऑर्डिनेंस पास हुई उसके 6 महीने के अंदर, जब ऑर्डिनेंस पास हुई किसके पास से, प्रेसिडेंट के पास से। और उसके बाद वो ऑर्डिनेंस एक्ट जब कब बननी चाहिए, ऑर्डिनेंस जब पास हो उसके 6 महीने वो ऑर्डिनेंस एक्ट बन जानी चाहिए, पार्लियामेंट से पास होनी चाहिए 6 महीने के अंदर। और अब इसका मतलब उस 6 महीने के बीच में उसको ऑर्डिनेंस को कहां भेजना है, किसके पास भेजना है, पार्लियामेंट के पास भेजना है। और जब वो पार्लियामेंट में चली गई उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो क्या हो जानी चाहिए, पास हो जानी चाहिए ऑर्डिनेंस। और मैंने बता दिया कि ऑर्डिनेंस पास होने के बाद क्या होगा, अगर वो पास हो गई तो वो क्या बन जाएगी, एक्ट, और अगर वो पास नहीं हुई तो वो नलीफाई हो जाएगी। लेकिन जब तक वो पास हुई थी, जब ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने बनाई थी और वो पास नहीं, फेल हो गई, तो उसके बीच का जो पीरियड है उतना टाइम तक, अगर वो पास हो गई तो एक्ट बन गई, तो वो चलती रहेगी। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दी, तो जो बीच का पीरियड है उतने टाइम तक जो ऑर्डिनेंस वर्क कर रही थी, और उसके बीच में उस बेस पे जो भी डिसीजन लिए गए वो सब क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, जैसे हमारा सार्फेसी तो ऑर्डिनेंस था, वो बाद में एक्ट ही बन गया था। लेकिन अगर ये एक्ट ना बनता और अगर ये खाली क्या रहता, ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस रिजेक्ट हो जाती, तो ये मान लो 1 जनवरी को आई होती है, एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, 15 मार्च को रिजेक्ट हो जाती, तो 1 जनवरी से 15 मार्च के बीच के डिसीजन जो भी है वो सब वैलिड माने जाते। तो आपको एक बैकग्राउंड समझ आ गया कि सार्फेसी को लाने की सोच लो कितनी इमरजेंसी थी, कि उनको लगा कि बैंक बहुत खतरे में है, तो इस लॉ को लेकर आते हैं। तो सार्फेसी एक्ट डायरेक्टली एक्ट नहीं था, पहले क्या था, ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कब कब बुलाई जाती है, आपको ये सब समझ आ गया बैकग्राउंड। अब मैं बात करता हूं, क्या इंडिया में खाली सार्फेसी को लाने का लॉजिक यही था कि बैंकों के पास क्या पैसा रिकवरी करने के लिए और कोई लॉ ही नहीं था इंडिया में पहले, ये तो 2002 में आया। क्या इससे पहले बैंक्स अपनी रिकवरी नहीं करते थे, पैसे की रिकवरी तो पहले भी करते होंगे इंडिया में, बैंक्स तो पहले से ही काम कर रहे हैं ना इंडिया में, आजादी 1947 में हो गई थी, है ना। और बैंक्स तो उससे ही पहले काम कर रहे हैं, पहले अंग्रेजों के बैंक थे, फिर बाद में हमारे वाले बन गए। तो बैंक्स तो शुरू से ही हैं इंडिया में। तो क्या बैंक्स पहले रिकवरी नहीं करते थे अपने पैसों की, तो उस टाइम पे भी तो लॉ होते होंगे, तो पहले क्या होता था, और इस एक्ट को क्यों लेकर आ गए, आपको अब उसके बारे में बात करते हैं। क्या पहले वाले लॉ सारे खत्म हो चुके हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आपको बेस समझ आ गया कि एक्ट का रोल क्या है, पहले हमें समझ आ गया कि ये एक्ट हमारे को बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मनी रिकवरी करने में हेल्प करता है, जो उनका पैसा डूब जाता है। और बहुत सीरियस एक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है, अब इसके बारे में बात करते हैं, कितना खतरनाक है उसके बारे में बात करेंगे। और एक्ट आने से पहले क्या थी, ऑर्डिनेंस, वो भी समझ आ गया। अब बात करते हैं कि इस एक्ट आने से पहले इंडिया में कौन कौन से लॉ थे और अब कौन कौन से चल रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं गाइस, सार्फेसी एक्ट आने से पहले इंडिया में डेट के रिकवरी के क्या क्या मेजर्स थे, इंडिया में डेट के रिकवरी के क्या क्या मेजर्स थे। अगर आपको पता है तो मैं बहुत पहले सिंपल सी बात करता हूं, क्योंकि आपको पता होगा बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी लॉ में डिवाइड है। तो अगर किसी बैंक का और एफआई का पैसा मर जाता था, तो पहले इंडिया में ना कंपनीज एक्ट 1956 होता था। अब तो आपको पता है आज की डेट में कंपनीज एक्ट 2013 है,
लेकिन उस टाइम पे इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956 होता था और उस टाइम पे सिविल कोर्ट में केस चलता था। और सिविल कोर्ट में जब केस चलता था तो केस 8 से 10 साल तक कम से कम चलता था पैसे की रिकवरी का। 8 से 10 साल तक केस चलता ही रहता था कोर्ट में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहती थी। तो अगर मान लो किसी बैंकिंग कंपनी ने, एफआई ने किसी बंदे को लोन दे दिया, तो बैंक और एफआई कंपनी एक्ट के बेस पे अपना केस फाइल करते थे उनके ऊपर, और रिकवरी में 8-10 साल लग जाते थे। 8-10 साल लग जाते थे। सामने वाला बंदा जान के पैसे मार लेता था, उसको पता है कि पैसा मार लो कोई बात नहीं, बैंक केस ही तो करेगा हमारे ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केस ही तो करेगा, 8-10 साल चलता रहेगा आराम से, पैसा जोड़ के चुका देंगे, चुकाना होगा तो तब की तब देखी जाएगी, वरना आखिरी में क्या होती है, सेटलमेंट। तो इससे बैंक्स बहुत सारे डूबने लगे, और इससे तो इतने बुरा हालात होगा, आपको पता होगा यूएस के अंदर, अगर आपको कभी ये बात, जैसे इंडिया में एसबीआई है, पीएनबी है, ये बहुत बड़े बड़े बैंक है ना, ऐसे गोल्ड में, ऐसे 2008 में, 2008 के अंदर यूएस के अंदर दो बड़े बड़े बैंक्स थे, अगर आपको पता हो। एक था गोल्डमैन सैक और एक था लेहमन ब्रदर्स। लेमन की स्पेलिंग क्या थी? ये लेमन लेमन नहीं था, वो लेहमन था, आई थिंक LAHMAN है। एक बार मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए ना, जब हर चीज सीख रहे हो तो नॉलेज से प्रॉपर सही सीखो। लेहमन ब्रदर्स, लेहमन ब्रदर्स ये था, लेहमन ब्रदर्स, लेहमन ब्रदर्स, इसके ऊपर मूवी भी आई हुई है। तो ये एक दूसरा बैंक कौन सा था? लेहमन ब्रदर्स। एक कौन सा था? गोल्डमैन सैक। दूसरा कौन सा था? लेहमन ब्रदर्स। ये दो बड़े बड़े बैंक थे, दो बड़े बड़े बैंक थे, और ये इतने बड़े बैंक थे कि ये लोग भी इंसॉल्वेंसी के कगार पे आ गए थे। इनका लोगों ने, देखो एक बंदा दो बंदा पैसा मारता है ना, तो बैंक्स मैनेज कर लेते हैं, इनका बहुत सारी बिग कॉर्पोरेट्स ने पैसा मार लिया था और ये लोग इंसॉल्वेंसी पोजीशन पे आ गए। और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, ऐसा नहीं जैसे ये तो जो आपको पता है ये तो सरकारी बैंक है ना, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक थे। लेटर ऑन फिर क्या हुआ? लेटर ऑन क्या हुआ कि इनको यूएस गवर्नमेंट ने फंडिंग कर कर, यूएस गवर्नमेंट ने फंडिंग देकर इनको सपोर्ट करा और इनकी मैनेजमेंट पे अपना कंट्रोल कर लिया। जब इनको इतना पैसा दिया क्योंकि डूब रहे थे, इनकी मैनेजमेंट पे अपना कंट्रोल कर लिया, और बाद में ये क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए, अपना कंट्रोल कर लिया, और बाद में ये फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए। पब्लिक सेक्टर बैंक समझ आता ना, देखो एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे आईसीआईसी वगैरह हो गए, सब प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। तो बाद में ये पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया, मतलब सरकारी बैंक बन गए। ठीक है जी। तो इतने बुरे हालात इंडिया में ना हो जाएं, इतने बुरे हालात इंडिया में भी कुछ बैंक्स कंगले हुए हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, यस बैंक के भी बहुत बुरे हालात हो गए थे, लेकिन ये एसबीआई, पीएनबी, इतने बड़े बड़े आईसीआईसी, इन लोगों पे लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर इतने बड़े बड़े बैंक इंडिया में ना कंगले हो जाएं, उनसे पहले ही मेजर्स दिमाग में रखते हुए बड़े सारे एक्ट को लाने की कोशिश की गई। तो ये तो वहां पे कब हुआ था? 2008 में। अच्छा 2008 में हुआ था, लेकिन अभी तो मैं कंपनी एक्ट 1956 की बात कर रहा हूं। इंडिया वालों को समझ आ गया था कि भाई यूएस वालों पे तो फिर भी पैसा है, हमारे पे इतना पैसा नहीं है। 2008 के बाद क्या हुआ मैं वो भी बताऊंगा, इंडिया वालों ने उसके बाद और बेटर क्या करा। लेकिन पहले इंडिया में कंपनी एक्ट 1956 था, मैंने तुम्हारे को बताया। और कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर मैंने तुम्हारे को बताया केस कितने साल तक चलता था? 10 से 12 साल तक। 8 से 10 साल तो मान ही लो। फिर उसके बाद इंडिया में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1933। 1933 कह रहा हूं, सॉरी 1993। 1993 ये लाया गया। अच्छा 1956 के बाद 1993 में ये लाया गया। ठीक है। अच्छा इसका बाद में ना नाम भी चेंज हो चुका, आज की डेट में इसका नाम ये नहीं है। आज के डेट में इसका नाम है रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। न्यू नेम क्या है इसका आज की डेट के अंदर? रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, ये इसका नया नाम है।
1993, इसको हम शॉर्ट में आरडीबी एक्ट भी बोलते हैं, रिकवरी ऑफ डेट एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी, आरडीबी एक्ट 1993 भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो आरडीबी की फुल फॉर्म क्या है? रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। अभी इसका न्यू नेम है, पहले इसका नाम क्या था? रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। अच्छा, नाम से क्लियर है, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोगों को पैसा दिया हुआ है, उस पैसे को अगर रिकवरी नहीं हो पा रही है तो उस पैसे को रिकवर करवाने में हेल्प करने लाया ये वाला एक्ट लाया गया। कौन सा वाला एक्ट लाया गया? ये वाला एक्ट लाया गया। और जैसे पहले केस सिविल कोर्ट में जाया करता था, इस एक्ट के अंदर एक अलग बॉडी बनाई गई जिसका नाम था डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये सब क्यों बता रहा हूं, तुम्हारे को भी लॉजिक समझ आ जाएगा। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये नॉर्मल बॉडी बनाई गई, इसको हम शॉर्ट में डीआरटी बोलते हैं। और फर्स्ट टाइम केस यहां जाएगा, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो एक अपीलेट बॉडी भी बनाई गई, तो अपील कहां जाएगी? डीआरएटी में, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल, डीआरएटी, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो फर्स्ट टाइम केस कहां जाएगा? डीआरटी में, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी? डीआरएटी में। तो एक नया एक्ट लाया गया था, कब? बैंक्स को हेल्प करने के लिए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करने के लिए 1993 के अंदर, जिसका नाम था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, और जिसका बाद में नाम चेंज करके रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 कर दिया गया। इसको हम शॉर्ट में आरडीबी एक्ट 1993 बोलते हैं। और जैसे पहले केस सिविल कोर्ट में जाते थे, अब यहां पे केस कोर्ट में नहीं जाएंगे। इस एक्ट के अंदर अलग बॉडी बनाई गई, अगर किसी बैंक का पैसा मर गया तो बैंक अपना पैसा रिकवर करने के लिए, फाइनेंशियल अपना पैसा रिकवर करने के लिए सामने वाले बंदे के अगेंस्ट केस कहां करेगा? इस एक्ट के अकॉर्डिंग करेगा, और डीआरटी में करेगा। और अगर डीआरटी के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील भी कर सकते हो, कहां पे? डीआरएटी पे, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल पे। और इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? कि विद इन 180 डेज डिसीजन आएगा। डीआरटी में एक बार अगर केस चला गया तो विद इन 180 डेज डिसीजन आ जाएगा। तो अब वो सालों साल रुकना नहीं पड़ेगा, सालों साल रुकना नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें था ना आरडीबी एक्ट 1993 के अंदर, कि वो आरडीबी एक्ट 1993 पहले कंपनी एक्ट में कि 10-10, 12-12 साल केस चल रहे हैं, 8-8, 10-10 साल केस चल रहे हैं, बैंक्स के पैसे मरे जा रहे हैं, वो नहीं होता था। इस एक्ट को लाने का सबसे बड़ा फायदा क्या था? कि इस एक्ट में अगर एक बार आप केस करोगे तो विद इन 180 डेज, 6 महीने में केस सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्ट अपने आप में बहुत अच्छा एक्ट था, इंडिया में बूम लेकर आया, बैंक्स को बहुत हेल्प हुई इस एक्ट से। लेकिन ना जैसे ही इंडिया में इतने लोगों ने बैंक्स का पैसा मार रखा था कि जैसे ही वो केसेस सारे जो पहले कोर्ट में जाया करते थे बैंक्स के, अब जैसे वो सारे यहां शिफ्ट होना शुरू हुए डीआरटी डीआरएटी में, तो इनके ऊपर इतना बर्डन बढ़ गया कि 180 डेज में डिसीजन आने बंद हो गए। इधर भी केस, जब लॉ में लिखा था 180 दिन, जज बोलता मेरे पास टाइम ही नहीं है निपटाने को, 180 दिन में डेट ही नहीं है। इतने सारे केस हैं कि वो निपटा ही नहीं पा रहे थे, साल, 2 साल, 3 साल यहां पे भी होने लग गए। तो जब ये नया नया एक्ट आया तो उसके बाद साल, 2 साल, 3 साल यहां भी होने लगे। तो ये एक्ट की इफेक्टिवनेस धीरे धीरे क्या हो गई? कम हो गई। फिर इसके बाद इंडिया में 1993 के बाद इंडिया में फिर किसको लाया गया? सारफेसी एक्ट 2002 को लाया गया। सारफेसी एक्ट 2002 को इंडिया में लाया गया इसके बाद। और सारफेसी एक्ट को जब इंडिया में लाया गया तो इतना खतरनाक लॉ था कि इसके अंदर क्या था, बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बताने वाला, इसमें क्या था, इसमें क्या दिक्कत थी, उस वाले में क्या दिक्कत थी? डेट रिकवरी ऑफ डेट एक्ट में आप 180 में केस करो, प्यार से निपटा लो बात को, ठीक है। यहां तो पता है क्या था? यहां तो क्या था कि सारफेसी एक्ट के अंदर आपको ना 60 डेज का नोटिस भेजा जाएगा। आपको 60 डेज का नोटिस भेजा जाएगा। वो 60 डेज कहां से कैलकुलेट होंगे अभी आपको बताऊंगा। मान लो अगर कोई डेटर डिफॉल्ट करता है, पैसे देने में गड़बड़ी कर रहा है, तो वो 60 डेज कहां से होंगे बताऊंगा। तो उसको एक 60 डेज का नोटिस भेजा जाएगा। 60 डेज कहां, ये एक्चुअल में ना 60 डेज कैलकुलेट होना बहुत जरूरी है, ये बताऊंगा अभी कि ये बहुत बड़ा रीजन है। ये 60 डेज कहां से कैलकुलेट करेंगे अभी बताऊंगा। तो जैसे ही यहां पे क्या होगा, आज की डेट में क्या करेंगे, बैंक्स सामने वाले डेटर को सारफेसी एक्ट के अंदर नोटिस भेजेंगे 60 डेज का, और डेटर को बोलेंगे भाई तेरे को 60 दिन का टाइम पीरियड दिया है, 60 दिन में आकर पैसा दे जा या सेटलमेंट कर जा। अगर तू 60 दिन में हमारे को पैसा नहीं देके जाता और सेटलमेंट नहीं करता तो 61st डे पे हम आ रहे हैं। 61st डे पे क्या होएगा, हम आ रहे हैं, तू मता, अब हम आ रहे हैं। अब बैंक वाले जब रिकवरी करने आएंगे 61st डे पे, तो पता है क्या लिखा हुआ लॉ के अंदर,
बैंक क्या क्या करेगा, बैंक का एक तो ऑब्वियसली पता है, जब बैंक के रिकवरी वाले जाएंगे तो साथ में 4-5 बड़े बड़े बाउंसर भी होंगे तगड़े तगड़े। साथ में वो कहते हैं कि जो उस एरिया का नियर बाय एसएचओ, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो, वो भी साथ में जाएगा। उस एरिया का जो एसएचओ समझ आता है ना, पुलिस वाले जो होते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं, एसएचओ की फुल होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर, उस एरिया का नियर बाय एसएचओ वो भी जाएगा, प्लस उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी हेल्प ले सकते हो आप। अगर आपको पैसा रिकवर करने में दिक्कत हो रही है तो इस एरिया का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसकी भी हेल्प ले सकते हो, प्लस जो आपके बाउंसर जाएंगे वो तो जाएंगे। तो प्यार से पैसा दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो 60 दिन का टाइम पीरियड दे रहे हैं आपको सारफेसी में। अगर 60 दिन के अंदर आप पैसा चुका रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रहे तो 61st डे पे हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। बात समझ आती है जी? अच्छा, वैसे इंडिया में जिन्होंने पैसा मारना है ना, इसीलिए इंडिया में सारफेसी, और 61st डे पे पता है क्या होगा, जब वो 61st डे पे आएंगे आपके पास तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लेंगे। अटैच का मतलब होता है जब्त कर लेंगे अपने पास और उसको सेल करके रिकवर करेंगे। आपको पता होगा विजय माल्या, नीरव मोदी इंडिया से जब भगे तो उनके ऊपर एक्शन सारफेसी एक्ट में लिया गया था, है ना, सारफेसी एक्ट में लिया गया था। वो तो इंडिया से भग गए, देखो वो अगर वो होते तो पकड़े जाते, लेकिन उनकी, आपको पता होगा, आपने सुना होगा न्यूज में आया था कि उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करा जा रहा है। अटैच करने का मतलब होता है सेल द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द मनी, सेल द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द मनी। अब इंडिया में दिक्कत पता है क्या है कि हमारे इंडिया में ना बैंक के बड़े बड़े मैनेजर ही बिक जाते हैं, बड़े बड़े मैनेजर ही बिक जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप गली मोहल्ले वाले के ज्वेलर पे लोन लेने जाओ, मान लो आपने देखा होगा, आपने सिक्योर्ड लोन लेते हो, सिक्योर्ड लोन होता है ना, आपके पास मान लो पैसे की जरूरत है, आप ज्वेलर के पास गए, आपने उसको बोला मेरे को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो वो कहेगा आप एक काम करो, आप 1,30,000 रुपए की, 1,40,000 रुपए की ज्वेलरी गिरवी रख दो। कभी भी ज्वेलर ये नहीं करता कि जितने का लोन, जितने की आप ज्वेलरी गिरवी रख रहे हो वो उतने का ही लोन दे देगा। हमेशा आपको वो लोन 60-70% ही देता है प्रॉपर्टी की वैल्यू का। अगर आप ज्वेलर को 10 लाख रुपए का सोना गिरवी रखवाओगे ना, तो आपको वो कभी भी 10 लाख का लोन नहीं देगा, वो आपको 6-7 लाख रुपए तक का ही लोन देगा, क्योंकि उसे पता है फ्यूचर में एसेट की वैल्यू डिमिनिश हो सकती है। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, होना तो यही चाहिए कि जब बैंक सिक्योर्ड लोन देते हैं तो वो करते क्या है कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है, प्रॉपर्टी जो होती है उससे कम का ही देते हैं। लेकिन ना बड़े बड़े बैंक्स में क्या होता है, मैनेजर बिके होते हैं और प्रॉपर्टी की पहले से ही ओवर वैल्यू करके दिखाई जाता है और मैनेजर को कमीशन दे दी जाती है। ये सच्चाई बता रहा हूं तुम्हारे को, बड़े बड़े बैंक्स में फ्रॉड होते क्यों है। तुम्हें क्या लगता है विजय माल्या और ये जो नीरव मोदी इतने बड़े बड़े बैंक्स में फ्रॉड कर जाते हैं कि इसमें बैंक के खुद अंदर के बंदे इन्वॉल्व नहीं होते होंगे? वो उनके बिना इन्वॉल्वमेंट के तो इतने बड़े फ्रॉड हो ही नहीं सकते। तो ये ओवर वैल्यू दिखाई जाती है। मान लो कोई प्लॉट पहले ही 100 करोड़ का है तो उसको पहले से ओवर वैल्यू करके 150 करोड़ दिखाया जाएगा वैल्यूएशन लगवाकर। उसमें वैल्यूअर्स को भी मिला लिया जाता है, सीए वगैरह को, या बड़े बड़े वैल्यूअर्स को पैसा देके खरीद लिया जाता है। बाद में सीए भी तो फंसते हैं, वैल्यूअर भी तो फंसते हैं, सारे बुरे नहीं है, लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स बेचारे फंसते हैं क्योंकि पैसों के लालच में आ जाते हैं। अब ये जो ओवर वैल्यू करके 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 150 करोड़ की दिखा दी और बैंक से 120 करोड़ का मान लो तुमने लोन ले लिया, मान लो 150 करोड़ की प्रॉपर्टी पे तुमने 120 करोड़ का लोन ले लिया। वो कहने को 150 है ना, एक्चुअल में तो तुम औकात जानते हो प्रॉपर्टी की 100 करोड़ की थी और तुमने 150 करोड़ दिखा के 120 करोड़ का लोन ले लिया। तुम नुकसान में थोड़ी, तुम तो फायदे में हो। तुमने तो 20 करोड़ रुपए बैंक का ऊपर एक्स्ट्रा मारा है। अब कल को तुम्हारी नियत ही नहीं करेगी लोन चुकाने की, तुम क्या सोचोगे मन में कि सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि अगर आप सामने वाले का पैसा नहीं चुकाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर करेगा। तो इन बड़े बड़े लोगों ने यही करा। जब इनकी बेचने की बाजी, इन्होंने फ्रॉड करा तो आखिरी में हालात यही हुए कि इनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो कम थी और लोन का अमाउंट ज्यादा निकला जब उसकी एक्चुअल वैल्यू लगवाई गई। और ये भग गए तो इन्होंने क्या बोला, जो बेच के रिकवर करते हो कर लो भाई, हम तो नहीं आ रहे वापिस, हम तो दे रहे तुम्हारा पैसा। लेकिन स्टिल सारफेसी का रोल क्या है समझ आ गया। तो सारफेसी जब आया था इतना स्ट्रिक्ट लॉ था, इन्होंने कहा हम 60 डेज का नोटिस देंगे। 60 डेज मैं बार बार बोल रहा हूं, कहां से कैलकुलेट होंगे अभी बताऊंगा। तो 60 डेज का नोटिस देंगे, 60 दिन का टाइम देंगे तुम्हारे को, 60 दिन में पैसा चुका जाओ, सेटलमेंट कर जाओ। अगर तुम 60 दिन में सेटलमेंट नहीं करते तो 61st डे पे हम आ रहे हैं तुम्हारे पास पैसा रिकवरी करने और एसएचओ को साथ लाएंगे, डीएम की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी उसकी भी हेल्प लेंगे हैं, और अपने बाउंसर्स की जो उनकी टीम आएगी अपने आप पैसा देने आएंगे। तो जिन लोगों को सारफेसी का नोटिस चला जाता है ना तो रात को नींद भी नहीं आती लोगों को, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। तो अब बच्चा बोलता है मेरे को सर सारफेसी आ गया, सारफेसी का जो लॉ आ गया तो उसके बाद क्या आरडीबी एक्ट एबॉलिश हो गया? नहीं हुआ, ये एबॉलिश नहीं हुआ। इसका रीजन बताता हूं, आरडीबी एक्ट आज तक एबॉलिश नहीं हुआ। वो उसका रोल क्यों है आरडीबी का, मैं तुम्हें उसका रीजन बताता हूं, आज भी क्यों है, वो जिंदा क्यों है। रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट आज भी क्यों जिंदा है, मैं उसका लॉजिक बताता हूं। सारफेसी एक्ट के अंदर ना, अगर किसी बैंक ने, सुनना बड़े ध्यान से, आपने कभी दो शब्द सुने होंगे, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। दो तरीके के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन।
सिक्योर्ड लोन का मतलब है कि मैंने सामने वाले को, अगर मान लो मेरे को लोन चाहिए, तो मैंने सामने वाले के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी, गिरवी करी और बदले में उससे लोन ले लिया, दैट इज सिक्योर्ड लोन। और सिक्योर्ड क्यों बोल रहे हैं कि अगर कल को मैं उसके लोन का पैसा नहीं चुकाता तो सामने वाला मेरी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा, दिस इज सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि मैंने सामने वाले को कोई लोन नहीं दिया, मतलब कोई कुछ गिरवी नहीं रखवाया, उसने मेरी गुडविल के बेस पे मेरे को लोन दे दिया, है ना, मेरा पास्ट परफॉर्मेंस, मेरा सिविल स्कोर देख के मेरी गुडविल के बेस पे मेरे को लोन दे दिया। तो और कल को अगर मैं उसका लोन का पैसा नहीं चुकाता तो सामने वाला मेरे ऊपर सिर्फ कोर्ट में रिकवरी के लिए केस कर सकता है, लेकिन वो मेरी कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर नहीं कर सकता। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में फर्क समझ आ गया ना। सिक्योर्ड में आप कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो सामने वाले के पास, अनसिक्योर्ड में आप कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखते। अब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं ये बात, सरफेसी एक्ट सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है, सरफेसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कब है, एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स, ओनली इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स। अगर किसी बैंक ने सामने वाले को सिक्योर्ड लोन दिया है और सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, तो बैंक क्या करेगा, उसको 60 दिन का नोटिस देगा और 60 दिन के अंदर बोलेगा भाई पैसा चुका जा, अगर तू 60 दिन में पैसा नहीं दे रहा 61st डे पे हमारे हैं और हम तेरी सारी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे। तो सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल ही कब होता है, सिक्योर्ड लोन के केस में। लेकिन जो आरडीबी एक्ट 1993 है, आरडीबी एक्ट 1993 है, वो सिक्योर्ड लोन पे भी एप्लीकेबल होता है और अनसिक्योर्ड लोन पे भी एप्लीकेबल होता है। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, ये जो क्रेडिट कार्ड का लोन होता है, ये जो लोग क्रेडिट कार्ड का पैसा मार लेते हैं बैंकों का, आपने देखो बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का पैसा मार लेते हैं। क्रेडिट कार्ड इज प्योरली अनसिक्योर्ड लोन। क्रेडिट कार्ड जब आपको बैंक देता है, उसके अंदर क्रेडिट लिमिट देता है, तो उसके आपके मतलब कुछ गिरवी थोड़ी रखवाता है। कल को अगर आप बैंक का पैसा मार लोगे क्रेडिट कार्ड का, तो आपके ऊपर केस ही करेगा रिकवरी के लिए, आपकी कोई प्रॉपर्टी तो बेच नहीं सकता। तो वो प्योरली अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो आरडीबी एक्ट 1993 जो है, तो उसके अंदर जो आप पे नोटिस आएगा वो आरडीबी एक्ट में आएगा। ये अनसिक्योर्ड लोन में दोनों में डील करता है। तो मैंने क्या बोला, सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल खाली किस पे है, सिक्योर्ड लोन के केस में। आरडीबी एक्ट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों के केस में एप्लीकेबल होता है। तो आज की डेट में अगर वैसे मैं तुम्हें बताऊं तो आरडीबी एक्ट क्यों नहीं, अबॉलिश लॉजिक समझ आ गया। तो आज के डेट में अगर बैंक सिक्योर्ड लोन देता है तो वो आरडीबी एक्ट की हेल्प लेता नहीं है। आज के डेट में सीधा बैंक किस में जाता है, सरफेसी में, अगर बैंक ने सामने वाले को सिक्योर्ड लोन दिया है। लेकिन अगर बैंक ने सामने वाले को अनसिक्योर्ड लोन दिया है तो वो आरडीबी एक्ट में जाएगा, उस पर सरफेसी का तो रास्ता ही नहीं है बैंक के पास। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि जो आरडीबी एक्ट को अबॉलिश नहीं करा, दूसरा एक फर्क कहां है, मैं डिफरेंस कहां है मैं तुम्हें ये बताता हूं। आरडीबी एक्ट के अंदर एक चीज और होती थी जो अब सरफेसी एक्ट में इंप्रूव की गई है, सरफेसी एक्ट में इंप्रूव की गई है कि मान लो क्या बोलने वाला था मैं, एक मिनट रुको, वो एक बात स्किप कर गई मेरे दिमाग से। हाँ, वो बात ये थी कि मान लो आपको पता है जब बैंक ने सामने वाले बोरोवर को लोन दिया है तो बोरोवर को ना कई बार बैंक अननेसेसरी हरास करता है, अननेसेसरी हरास करता है। तो आरडीबी एक्ट के अंदर क्या था कि बोरोवर के पास पावर नहीं थी कि वो बैंक के अगेंस्ट केस कर दे। देखो उल्टा नहीं था। देखो आरडीबी एक्ट में तो क्या होता था कि बैंक एफआई बोरोवर के ऊपर केस करते थे अगर वो पैसा नहीं दे रहा। अब बैंक एफआई पे अपने पैसे की रिकवरी के लिए उसको हरास भी करते थे, ज्यादा हरास करते थे, कई बार तो अननेसेसरी हरास करते थे। तुमने देखा होगा कई बार तो बैंक वाले गाली गलौज भी कर देते हैं रिकवरी वाले, कभी देखा है, सुना है कभी रिकवरी वालों की कॉल आती है, गाली गलौज भी कर देते हैं। तो अननेसेसरी हरास किया जाता था, अननेसेसरी क्या किया जाता था, हरास किया जाता था, हरास किया जाता था पहले पहले। अब क्या है कि सरफेसी एक्ट में बोरोवर के पास पावर है, पावर है टू कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक। अगर बैंक हरास करता है तो आप उसके अगेंस्ट सरफेसी में केस कर सकते हो कि बैंक अननेसेसरी हरास कर रहा है। देखो गाली गलौज नहीं कर सकता बैंक, प्यार मोहब्बत में पैसे मांगे रिकवरी के लिए, उसकी प्रॉपर्टी बेची तो जो मर्जी करे, लेकिन तुम तमीज से बात करो, गाली गलौज नहीं करोगे, हरास नहीं करोगे अननेसेसरी। पहले बैंक करता था तो पहले बैंक लोगों को करता था, बोरोवर्स के पास पावर नहीं होती थी उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करने की, लेकिन अब सरफेसी एक्ट में होती है। और अब आज की डेट में फिर भी आरडीबी एक्ट की रेलेवेंस बहुत ना के बराबर रह गई है, लेकिन स्टिल अभी से अबॉलिश क्यों नहीं किया गया, इसका मेजर रीजन तो यही है, अनसिक्योर्ड लोन वाला पोर्शन। बाकी सब रीजन तो सेकेंडरी है। मेजर रीजन यही है कि भाई सरफेसी एक्ट के अंदर खाली सिक्योर्ड लोन के जो मैटर होते हैं बैंक्स के वही डील होते हैं, लेकिन आरडीबी एक्ट में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों होते हैं। मैंने तो बताया कि बैंक्स प्रायोरिटी किसको देते हैं, अगर सिक्योर्ड लोन का केस है तो बैंक आरडीबी एक्ट में केस करते ही नहीं है, किसमें केस करते हैं, क्या कहते हैं, सिक्योर्ड लोन का केस है तो सरफेसी एक्ट में, और अनसिक्योर्ड का केस है तो आरडीबी एक्ट में। अच्छा, तो बैंक बच्चा बोलता है सर वो जो कंपनी लॉ में केस किया जाता था 8-10 साल जो केस चलते थे, जो कंपनी लॉ में चलते थे पहले,
क्या वो वाला सिस्टम खत्म हो गया? क्या कंपनी एक्ट में जो बैंक्स रिकवरी करते थे, क्या वो वाला सिस्टम खत्म हो गया? वो आज भी खत्म नहीं हुआ। कंपनी एक्ट से खत्म कैसे कर सकते हैं, मेरे को एक बात बताओ। मैंने तुम्हारे को बताया कि अब तो कंपनी एक्ट 1956 या कंपनी एक्ट 2013 आ चुका है इंडिया में। अब ये खत्म क्यों नहीं कर सकते, उसका लॉजिक समझो। देखो, बैंक्स, ये जो आरडीबी एक्ट और सारफेसी एक्ट है, ये तब लगते हैं जहां पे लेंडर बैंक, देखो सारफेसी एक्ट भी की भी अगर मैं बात करूं, और अगर मैं सारफेसी एक्ट 2002 और अगर मैं आरडीबी एक्ट की भी बात करूं, आरडीबी एक्ट 1993, अगर आप इन दोनों केस की अगर आप सिमिलैरिटी देखो तो सिमिलैरिटी ये है कि ये सिर्फ एप्लीकेबल कब होते हैं, ये एप्लीकेबल कब होते हैं जब लेंडर कौन है, या तो बैंक या फिर एफआई। ये एप्लीकेबल कब होता है जब लेंडर बैंक और एफआई है। अगर एक नॉर्मल कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया है, नॉर्मल कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया है, तो उसके ऊपर लगता ही नहीं, तो वो तो आज भी केस कहां करेगी, कंपनी एक्ट में ही करेगी। तो उसके लिए फिर आज भी इंडिया में कंपनी एक्ट है ना, तो उनके लिए वो खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब कंपनी एक्ट की जो दिक्कत है वो आज भी कंपनी एक्ट चलता है, कंपनी एक्ट का रोल आज भी खत्म नहीं हुआ, तो कंपनी एक्ट खत्म नहीं हुआ। लेकिन वो अलग बात है कि अभी इन सबके ना पापा आ गए इंडिया में, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। आज की डेट में आईबीसी 2016 भी आ चुका है इंडिया के अंदर, और आपको आईबीसी 2016 के अंदर भी रिकवरी करने का अधिकार है। और आईबीसी 2016 में जो केस जाता है ना, वो जाता है एनसीएलटी पे। अगर इंडिविजुअल वहां पे भी डीआरटी का रोल है। ये जो डीआरटी में तुम्हारा पता है ना। अच्छा, एक चीज और बता दूं नॉलेज के लिए, सारफेसी एक्ट या आरडीबी एक्ट, दोनों के अंदर जो केस लड़ने वाली बॉडीज हैं वो डीआरटी ही है। वो कौन है? डीआरटी ही है, डीआरटी। केस डीआरटी में जाएगा दोनों जगह पे। बस दोनों एक्ट में फर्क क्या है तो मैं बता दिया मैंने। आरडीबी एक्ट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों लोन की रिकवरी में डील करता है, और सरफेसी एक्ट खाली सिक्योर्ड लोन की रिकवरी में डील करता है। केस कहां जाएगा? डीआरटी पे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे। और जो क्या कहते हैं लेंडर, और दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि जो एप्लीकेबल है, डिफरेंस बता दिया मैंने। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि जब लेंडर बैंक का एफआई होंगे तभी एक्ट लगेंगे, बोरोवर कोई भी हो सकता है, बोरोवर कोई भी हो सकता है। जो आईबीसी है, वो आईबीसी तो किसी पे भी लगता है। आईबीसी अब एक नया लॉ आया है, ये तो सबके लिए है। अब इधर तो कोई भी हो सकता है। अब यहां पे अगर अब मैं इसके बारे में बात करूं ना, तो यहां पे तो लेंडर कोई भी हो सकता है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो आईबीसी सब पे एप्लीकेबल होता है। यहां पे लेंडर बैंक भी हो सकता है, एफआई भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई एचयूएफ भी हो सकती है, एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है। तो यहां पे पर्सन की डेफिनेशन दी हुई। तो आईबीसी तो बहुत ही बड़ा है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। यहां पे तो आईबीसी के अंदर तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जा रही है आईबीसी 2016 में। और आईबीसी की खासियत ये अलग है, वो तो अलग लेवल पे जब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आईबीसी नाम से क्लियर है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो आईबीसी तो बहुत सारे लोगों पे लगता है, और आईबीसी में तो बहुत सारे लोगों को रिकवरी करने का अधिकार दिया गया है। और आईबीसी में जो केस जाएगा वो दो बॉडीज पे जाएगा, एक जाएगा एनसीएलटी पे, दूसरा जाएगा डीआरटी पे। वहां पे भी डीआरटी का रोल है। अगर कोई कंपनी और एलएलपी का केस है, अगर कोई कंपनी और एलएलपी का केस है तो एनसीएलटी पे जाएगा। अगर वो केस इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है तो डीआरटी पे जाएगा। पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है तो केस डीआरटी पे जाएगा। आईबीसी की बात आईबीसी में करेंगे तो आईबीसी में भी पैसा रिकवरी करने का राइट है। तो आज के डेट में बैंक के पास अगर मैं आपको बोलूं तो रिकवरी करने के मेजर 4 लॉ हैं। अगर आज के डेट में अगर मैं बैंक्स और एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो तो आईबीसी की बात आई में करेंगे, मैं तो बता रहा हूं कि इंडिया में कौन कौन से लॉ। तो आज के डेट में अगर हम बैंक्स और एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके पास रिकवरी करने के लिए मेजर 4 लॉ हैं। कौन कौन से? कंपनीज एक्ट तो है ही है रिकवरी करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मेरे को ये बोलते हैं कि सर जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है ना, वहां पे लिखा हुआ है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप उसका मतलब पढ़ोगे तो जाके पढ़ना वहां पे उसका मतलब, क्योंकि हम तो आईबीसी भी पढ़ाते हैं। अगर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर बैंक खुद डेटर है, अगर उसने पैसा चुकाना है तो वो एक्ट नहीं लगता, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड नहीं लगता। अगर बैंक क्रेडिटर है तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लगता है। मेरी बात समझ आई? अगर बैंक ने किसी से पैसा लेना है और सामने वाला पैसा नहीं दे रहा,
तो बैंक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की हेल्प ले सकता है। लेकिन अगर बैंक ने खुद ने अगर किसी से लोन ले रखा है, मान लो बैंक को इतनी जरूरत पड़ गई कि बैंक ने किसी कंपनी से लोन लिया हुआ है और बैंक उस कंपनी का पैसा नहीं चुका रहा, तो उस केस के अंदर बैंक डेटर हो गया और सामने वाली कंपनी क्रेडिटर हो गई, तो फिर उसके लिए अगेंस्ट उसकी रिकवरी का केस जो है वो बैंक उसमें नहीं होता, आईबीसी के अंदर, वो अलग चीज होती है। फिर इसका समझ आ गई। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर अगर बैंक जो है वो खुद क्या है, क्रेडिटर है, उसने पैसा लेना है तो वो केस कर सकता है, लेकिन अगर उसने देना है बैंक ने खुद, तो वो केस नहीं कर सकता, मतलब तो उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता उस एक्ट के अंदर। उसके लिए फिर बैंक्स के सेपरेट लॉज लगते हैं। तो ले देखे अभी मैं तुम दोस्तों नॉर्मल सिंपल, अभी तो हम बात कर रहे हैं बैंक और एफआई ने अगर पैसा लेना है तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो अगर बैंक और एफआई ने पैसा लेना है इंडिया में, तो हम कहां कहां जा सकते हैं? कंपनी एक्ट में जा सकते हैं, आरडीबी एक्ट 1993 में जा सकते हैं। ये कौन सी कैपेसिटी में पढ़ रहे हैं? जहां पे बैंक और एफआई क्या है, लेंडर हैं, अगर उन्होंने अपना पैसा लेना है तो। सारफेसी एक्ट में जा सकते हैं, जा सकते हैं, हम जाते कहां पे होंगे मैं बात करूंगा। और चौथा आईबीसी में जा सकते हैं, आईबीसी 2016 में जा सकते हैं। कंपनी एक्ट में लोग आजकल बैंक्स प्रेफर नहीं करते जाना, क्योंकि आपको पता है 8 से 10 साल केस चलता था, लेकिन आज की डेट में भी कंपनी एक्ट से वो रिकवरी का राइट हटाया गया, क्योंकि जो नॉर्मल कंपनी है, जो बैंकिंग एफआई कंपनी नहीं है, उनको तो रिकवरी करनी है ना, तो वो तो आज भी कंपनी एक्ट की हेल्प लेती है। आरडीबी एक्ट और 1993 सरफेसी एक्ट में क्या फर्क है, मैंने आपको बता दिया। ये दोनों ही बैंक को, ये सिर्फ बैंक और एफआई के लिए बनाए गए हैं। आरडीबी एक्ट सिक्योर्ड, ये पहले लाया गया था, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन दोनों की रिकवरी में हेल्प करता था, लेकिन सरफेसी एक्ट खाली सिक्योर्ड लोन की रिकवरी में हेल्प करता है, इसलिए आरडीबी एक्ट को अबॉलिश नहीं किया गया। तो आज के दिन में अगर सिक्योर्ड लोन की बैंक को रिकवरी करनी होती है तो सरफेसी में ही मूव करता है, अनसिक्योर्ड लोन की रिकवरी करनी होती है तो वो आरडीबी एक्ट में चले जाते हैं। और नेक्स्ट आईबीसी, आईबीसी के अंदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों की रिकवरी अलाउड है बैंक को, लेकिन बैंक्स फिर भी प्रेफर नहीं करते सिक्योर्ड के लिए, वो आज भी सरफेसी को प्रेफर करते हैं। अनसिक्योर्ड के लिए वो चूज कर लेते हैं कि आरडीबी में जाना है या आईबीसी में जाना है। वो जब आईबीसी में जाएंगे तो मैं और फर्क बताऊंगा कि आईबीसी में आने के क्या फायदे हैं और आरडीबी एक्ट के क्या फायदे हैं, वो तो मैंने तुम्हारे को बता ही दिए थोड़े बहुत। ये था बैकग्राउंड की सरफेसी क्यों लाया गया, कितना मैंने तुम्हारे को डिटेल में बताया। और अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिया में, अगर आज की डेट में अगर आपसे बात करूं तो टोटल के अंदर अगर हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, क्योंकि हमारे को यहाँ पे पता हम सरफेसी में पढ़ रहे हैं, अब हम सरफेसी स्टार्ट करेंगे, तो ये लाए क्यों थे, क्या ऑर्डिनेंस थी, इसको लाने का बैकग्राउंड क्या था, वो समझाया। इंडिया के अंदर टोटल में 33 डीआरटी है आज की डेट में इंडिया में, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, एंड 5 डीआरएटी है, डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल्स। और ये था सरफेसी का बैकग्राउंड। अब पढ़ना शुरू करते हैं सरफेसी। अभी तक तो मैंने स्टार्ट भी नहीं करा, हेडिंग पढ़वाई थी और मैंने बैकग्राउंड दिया तुम्हारे को। देता है कोई टीचर इतना टाइम? अब पढ़ना शुरू करते हैं जी सरफेसी के बारे में। क्या कहता है, पर ध्यान से सुनना। तो गाइस अब आपको सरफेसी एक्ट क्या होता है, कब लगता है, ये सब समझ आ गया है ना। और सरफेसी एक्ट आने से पहले इंडिया में सरफेसी ऑर्डिनेंस थी, वो भी समझ आ गया। इंडिया में पहले क्या होता था, बैंक्स और एफआईज को अपना पैसा रिकवर करने के लिए, वो सब भी हो गया। अब क्या क्या राइट है उनके पास, वो सब भी समझ आ गया। अब हम शब्द को समझने की कोशिश करते हैं कि सरफेसी शब्द जो हेडिंग लिखी है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यहां पे सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या, अभी वो भी समझेंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है, तो मैं समझाऊंगा। तो सिक्योरिटाइजेशन किस चीज का हो रहा है, फाइनेंशियल एसेट का। ये व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट का मतलब है वो लोन जो बैंक ने आपको दिया है। यार एक बात बताओ, मैं बैंक से लोन ले रहा हूं 1 करोड़ रुपए का, तो बैंक के लिए वो लोन एसेट है, मेरे लिए वो लोन लाइबिलिटी है। मैं उसको अपनी लाइबिलिटी साइड पे शो करूंगा, लेकिन बैंक उस लोन को अपने एसेट साइड पे शो करेगा। यार बैंक ने अगर मेरे को 1 करोड़ का लोन 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया मान लो, तो इसका मतलब बैंक को 1 साल में उस 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक तो मेरे से उस पैसे के ऊपर कमा रहा है ना, तो बैंक के लिए वो लोन क्या है, एसेट, और मेरे लिए वो लोन क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि मेरे को 1 करोड़ रुपए के ऊपर हर साल 10 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, बैंक को चुकाना पड़ेगा। तो इधर फाइनेंशियल एसेट का मतलब है लोन, और वो लोन का पैसा जब बोरोवर मार लेता है तो उसकी रिकवरी के लिए आपको पता ही एक्ट बना है, तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, उसको समझने से पहले
मैंने ना भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उसको समझने से पहले एक कंसेप्ट समझ लो जो यहां पे जिक्र होगा बार बार, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हालांकि मैं डिटेल में बात करूंगा आगे इसके बारे में, मैं अभी लीगल भाषा में बात नहीं कर रहा, अभी मैं जनरल भाषा में बात कर रहा हूं कि व्हाट इज एनपीए। तुमने शब्द सुना भी होगा कभी पहले, एनपीए, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनपीए। आए दिन न्यूज में आता है कि इंडियन बैंक्स के एनपीए बढ़ गए, एनपीए इंक्रीज हो गई है वो। व्हाट इज एनपीए? तो एनपीए का मतलब होता है बैड लोन्स। सीधी सी भाषा में आप ये समझो, एनपीए का मतलब होता है बैड लोन्स, वो पैसा जो बैंक का मर चुका है और बैंक को लग रहा है कि अब रिकवर होने के चांस बहुत कम है, ऐसे पैसे को हम एनपीए बोलते हैं। मैं भी टेक्निकल भाषा में नहीं बोल रहा, अभी सिंपल देसी भाषा में समझा रहा हूं। एग्जैक्ट लॉ मेकर ने एनपीए की डेफिनेशन बताई हुई है, वो भी हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में एज पर सारफेसी एक्ट एनपीए किसको मानते हैं। अभी देसी भाषा में एनपीए क्या है आपको समझ आ गया, बैड लोन्स। और बैड लोन्स को हम एनपीए एसेट क्यों बोल रहे हैं लोन को, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मान लो इस तरफ बैंक है, मान लो इस तरफ एक पर्सन है मिस्टर ए, मान लो इस बैंक ने मिस्टर ए को 10 करोड़ रुपए का लोन दिया है, 10 करोड़ का लोन दिया है एट द रेट 12% पर एनम, 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इसका मतलब बैंक यहां पे हो गया लेंडर और मिस्टर ए यहां पे कौन हो गया, बोरोवर। तो मिस्टर ए के लिए ये 10 करोड़ रुपीस का लोन क्या है, मिस्टर ए के लिए 10 करोड़ का लोन क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि भाई इसने लोन लिया है तो इसको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चुकाना और बाद में पैसा वापस भी करना है, तो इसके लिए 10 करोड़ रुपए का लोन लाइबिलिटी है। लेकिन अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बैंक इस मिस्टर ए को अपनी बैलेंस शीट में एज अ एसेट साइड पे शो करेगा। बैंक के लिए ये 10 करोड़ रुपए का जो उसने लोन दिया है किसको, मिस्टर ए को, ये एसेट है। ये क्या है, बैंक के लिए एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि बैंक को तो पैसा कमा कर देगा, बैंक को तो हर साल इस लोन के ऊपर क्या मिलेगा, 12% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक को तो हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए क्या मिलेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक के लिए लोन एसेट है क्योंकि बैंक को पैसा कमा कर देगा पैसा, लेकिन उस ए के लिए वो लोन लाइबिलिटी क्योंकि उसको उसके ऊपर ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब मान लो कल को ये ए जो बंदा है ये इस लोन का डिफॉल्ट कर देता है, और लोन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि भाई इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, मैं प्रिंसिपल भी वापस नहीं कर रहा। इधर अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो 10 करोड़ रुपीस जो लोन दिया गया ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, और ये जो हर साल इसके ऊपर अगर 12% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, इसका मतलब हो गया 1.2 करोड़, ये हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट। और डिफॉल्ट जब मैं बोलूं तो डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि भाई बोरोवर कह रहा है भाई इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, प्रिंसिपल भी नहीं दूंगा, मैं नहीं दे रहा, मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। बोरोवर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं तुम्हारा पैसा नहीं चुका सकता। अच्छा, बैंक को जब इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा था, जब बैंक को इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा था, उस टाइम पे मैं कह सकता हूं कि 10 करोड़ रुपए का जो लोन बैंक के लिए एसेट है, मैं कह सकता हूं कि ये परफॉर्मिंग एसेट था। परफॉर्मिंग का मतलब क्या है, बैंक को इसके ऊपर पैसा कमा कर मिल रहा था, बैंक इस लोन पे पैसा कमा रहा था, हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमा रहा था। लेकिन जैसे ही ए ने वो लोन में डिफॉल्ट कर दिया तो ना तो अब इंटरेस्ट मिलेगा ना प्रिंसिपल मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि वही 10 करोड़ रुपए का जो लोन जो बैंक ने एसेट की फॉर्म में दिया, बैंक के लिए एसेट था, क्या वो परफॉर्मिंग से क्या बन गया, आफ्टर डिफॉल्ट वही एसेट क्या बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। क्या बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। ये मैं देसी भाषा में समझा रहा हूं। एग्जैक्ट एज पर लॉ मेकर नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है वो भी हम समझेंगे, अंदर पढ़ेंगे। इसमें एग्जैक्ट लॉ मेकर की डेफिनेशन में लॉ मेकर ने डेफिनेशन दी हुई कि एनपीए कब माना जाएगा, कि कितने दिन के बाद एनपीए माना जाएगा, डिफॉल्ट के कितने दिन के बाद वो एनपीए माना जाएगा, अभी लॉ मेकर ने बताया हुआ है। वो सब हम टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे, अभी हम सीधी सी भाषा में समझ रहे हैं एनपीए होता क्या है। तो सीधी सी भाषा में एक ऐसा पैसा जो बैंक ने सामने वाले को दिया था और सामने वाले ने पैसा मार लिया और वो देने को मना कर रहा है और अब रिकवरी के चांस मुश्किल हो रहे हैं, तो ऐसे पैसे को बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट करना शुरू कर देता है, और इसको हम बैड लोन्स भी बोलते हैं। बैड लोन्स क्यों बोलते हैं कि बैंक के अब आप समझ आ गया होगा, बैंक के एनपीए बढ़ने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इकोनॉमी के डाउन होने के साइन है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैंक के एसेट बढ़ रहे हैं। अबे भाई एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहे हैं, एसेट नहीं बढ़ रहे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहे हैं। मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही, इकोनॉमी डाउन हो रही है कि बैंक ने जो लोन का पैसा लोगों को बांट रखा था वो मर रहा है। इंडियन बोरोवर पैसा चुकाने को मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं चुका रहा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, है ना, जो करना है कर लो, मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा, है ना। तो वो वाली बात हो रही है। तो ले देके अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, आपको ये शब्द समझ आ गया। मैंने क्यों समझाया, क्योंकि इसका जिक्र अभी 2 मिनट बाद ही होगा, तो अब आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है समझ आ गया। बैड लोन्स, वो पैसा जो सामने वाला मार रहा था, बैड लोन्स। तो अब हमने क्या करना है, अब हम सारफेसी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैंने फ्लो चार्ट भी बनवाया है। मैंने भी वीडियो को पॉज करके ना मैंने बहुत सब कुछ लिखा है। ये सब तुम मत लिखना, तुम अभी मत लिखना, अभी तुम सिर्फ समझने पे फोकस करो, ये सब तुम्हारे सामने ही लिखा हुआ है।
वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना, बाद में वीडियो को जब अभी समझो, बाद में वीडियो को पॉज करके लिख लेना, नोट डाउन कर लेना सब कुछ, कौन सा कुछ मैं हटा रहा हूं, है ना। अगर हम आगे बढ़ भी जाएंगे तो वीडियो को बैक करके पॉज करके लिख लेना। तो अब हम सारफेसी, इस चैप्टर का नाम है, हमने उसको 3 एक्टिविटी में डिफाइड कर दिया, 3 एक्टिविटी में डिफाइन कर दिया। एक है सा एक्टिविटी, एक है रफा, देखो एक है सा, वैसे सा की फुल फॉर्म थी सिक्योरिटाइजेशन एंड का ए था ये, लेकिन मैंने उसको सा को अलग कर दिया। बेसिकली सा में एस की बात हो रही है, सिक्योरिटाइजेशन की बात हो रही है, ए तो मैंने साथ में लिख दिया ताकि एक बन जाए वो। रफा एक अलग चीज हो गई। रफा क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और ये तीसरा शब्द क्या था? ईएसआई। ईएसआई क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये 3 अलग अलग एक्टिविटीज हैं। मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि, और ये पता है किस तरीके से चलती है, इसको मैं ऐसे कह सकते हैं कि ये एक्टिविटी 1 है, ये एक्टिविटी 2 है, 3 एक्टिविटीज हैं ये 3 अलग अलग चीजें हैं करने वाली, और ये एक्टिविटी 3 है। सा, रफा, ईएसआई, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब हम तीनों का मतलब समझते हैं, उल्टा चलते हैं, क्योंकि ईएसआई आपको ऑलरेडी पता है, ईएसआई आपको ऑलरेडी पता है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अगर क्या होगा, अगर सामने वाला डेटर पैसा चुकाने को मना कर देता है, तो पहले अगर सामने वाला डेटर पैसा नहीं चुकाता, तो आज की डेट में बैंक्स क्या करते हैं? सरफेसी का नोटिस भेजते हैं उसको 60 डेज का। और मैंने वो बताया था कि 60 डेज कहां से कैलकुलेट करने हैं वो मैं बताऊंगा, मैंने तुम्हारे को छुड़वा दिया था। तो वो 60 डेज पता है कहां से कैलकुलेट करने होते हैं? एनपीए डिक्लेयर होने से। कहां से डिक्लेयर होने से? एनपीए से। अगर किसी बैंक को ये लग गया कि भाई ये डेटर पैसा नहीं चुका रहा, तो बैंक उसे क्या डिक्लेयर कर देगा? एनपीए। तो जैसे ही बैंक ने उसे एनपीए डिक्लेयर करा, तो एनपीए डिक्लेयर होने के बाद अब उसको 60 डेज का क्या भेजा जाएगा? नोटिस भेजा जाएगा कि भाई हमने तेरे को एनपीए मान लिया क्योंकि तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा, और अब तेरे पे 60 दिन का टाइम है, तुम्हारे को क्या दे जा? लोन का पैसा वापस कर जा। 60 दिन का टाइम दे रहे हैं हमारे को, लोन का पैसा वापस कर जा। अगर तूने 60 दिन में लोन का पैसा वापस नहीं करा, तो 61st डे हमारे हैं। अभी मैंने तो तुम्हारे को थोड़ी देर पहले बताया था। फिर जब हम जाएंगे तो हमारे बाउंसर भी जाएंगे, उस एरिया का लोकल एसएचओ भी जाएगा, और अगर हमारे को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी बुलवा सकते हैं। ये सब मैंने तुम्हारे को बताया था। तो इसी को हम बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी का इंटरेस्ट का मतलब होता है, जब मैंने बैंक से लोन लिया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने तुम्हारे को बताया था कि सरफेसी एक्ट सिक्योर्ड लोन के केस में लगता है, अनसिक्योर्ड लोन के केस में नहीं लगता। तो सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है कि सामने वाले ने बैंक के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई होगी, और बदले में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लिया होगा? लोन लिया होगा। तो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है सेल दैट मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड रिकवर द मनी। सेल दैट मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड रिकवर द मनी, इसी को हम बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मॉर्गेज। यहां पे सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मॉर्गेज। कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी सामने वाले ने मॉर्गेज करी थी, उसको बेच दिया जाए और उससे अपने जो लोन का पैसा है वो रिकवर किया जाए। तो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब है सेल दैट मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड रिकवर द मनी। तो ये अब आपको पता ही है। तो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपको पहले ही खत्म हो गया। हालांकि इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अब तुम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसकी मैं हेडिंग मतलब समझा रहा हूं कि इनका मतलब क्या है। तो सिंपल वर्ड मैंने लिख दिया, अब पढ़ते जाओ और ये नोट डाउन भी कर लेना। इन सिंपल वर्ड्स एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट मींस, या तो अभी पहले सुन लो मेरे मुंह से, बाद में नोट डाउन करना है, साथ साथ करना कर लो, लेकिन साथ साथ में पता क्या होता है, फिर वो ध्यान ना लिखने में होता है, सुनने में फील नहीं आती। तो सुन लो पहले, आराम से लिख लेना। इन सिंपल वर्ड्स एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट मींस, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट मींस का मतलब क्या है? सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। वो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी बैंक के पास पड़ी थी, बैंक उसे क्या करेगा? बेचेगा। एंड रिकवर द मनी, एंड रिकवर द मनी। ये एंड है, एंड इसको ठीक कर लेते हैं। एंड रिकवर द मनी, रिकवर द मनी। उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को जो बैंक के पास गिरवी रखवाई गई थी, जो बोरोवर ने प्रॉपर्टी बैंक के पास रखवाई थी, बोरोवर पैसा तो दे नहीं रहा, तो बैंक क्या करेगा? उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच के पैसा रिकवर करेगा। इसी को हम बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेचो और उससे पैसा रिकवर करो। और इसमें क्या होता है आपको पता है? हेयर लेंडर डिक्लेयर्स बोरोवर एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इधर लेंडर क्या करता है? उस बोरोवर को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देता है एंड उसको 60 डेज का नोटिस भेजता है। और 60 डेज का नोटिस भेजने के बाद आपको पता है क्या होता है? उसके बाद तो आपको क्या होता है, अगर 60 डेज में वो पैसा नहीं देता या देने की बात नहीं करता, सेटलमेंट नहीं करता, तो 61st डे हम लोग क्या करते हैं? उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेते हैं। अटैच का मतलब ही क्या होता है? सेल द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द मनी। उसी की बात हो रही है, उसी को हम बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो आपकी ये वाली एक्टिविटी तो खत्म हो गई, आपको आती थी। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है। अच्छा, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट की। अब आपको पता है कि बिल्कुल ही पैसा मर चुका, अब आएगा नहीं, तो आप प्रॉपर्टी बेच के रिकवर करना पड़ेगा। एक बीच वाली स्टेज होती है, उसको हम बोलते हैं रफ एक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं? रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सेटलमेंट।
यहां पे हम सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से सामने वाला बंदा पैसे दे दे। अब उसमें सेटलमेंट में क्या क्या हो सकता है? देखो, सामने वाला बंदा कहता है कि मेरे को थोड़ा ओवर टाइम दे दो, मैं अभी पैसे नहीं चुका पा रहा, मैं पैसे अरेंज कर रहा हूं, मैं आपको चुका दूंगा। तो एक्स्ट्रा टाइम फॉर पेमेंट टू बोरोवर, पहला पॉइंट ये हो गया, एक्स्ट्रा टाइम फॉर पेमेंट टू बोरोवर। हम उसको थोड़ा ओवर टाइम दे रहे हैं। मान लो हमने उसको लोन दिया था 2 साल के लिए और वो 2 साल में नहीं चुका पा रहा, हम उसको कह रहे हैं कि वो कह रहा है मेरे को 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने और दे दो। हम उसको 6 महीने का टाइम और देने की, चल तू और ले ले, चुका दियो। तो इसको, इसके अंदर हम उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। इसका हमने उससे क्या कर ली? सेटलमेंट कर ली, एक्स्ट्रा टाइम फॉर पेमेंट टू बोरोवर। और अगर वो एक्स्ट्रा टाइम में पैसे नहीं देगा तो फिर हम इधर आ जाएंगे वापस, वही एनफोर्समेंट सिक्योरिटी ट्रस्ट, प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर करेंगे। दूसरा काम क्या होगा? पार्ट कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू शेयर्स और बोरोइंग कंपनी। इसका मतलब क्या, तुम समझना पड़ ध्यान से। पार्ट कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू शेयर्स ऑफ बोरोइंग कंपनी। मान लो ये बैंक है, मान लो ये कंपनी है एक्स लिमिटेड। मान लो इस बैंक ने इस कंपनी को 10 करोड़ रुपए का लोन दिया था। बैंक ने इस कंपनी को क्या दिया था? 10 करोड़ का लोन दिया था। तो इसका मतलब यहां पे बैंक कौन हो गया? लेंडर। और ये कंपनी कौन हो गई? बोरोवर। मान लो ये कंपनी जो है ये डिफॉल्ट कर देती है और कहती है कि भाई मैं पैसा नहीं चुका पा रही, अनेबल टू पे हो गई कि भाई मैं पैसा नहीं चुका पा रही। तो एक तरीका तो क्या है कि अच्छा लोन दिया था तो इसका मतलब इस बोरोवर ने इस बैंक को क्या करा होगा? अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी होगी। तो एक तरीका तो ये है कि भाई बैंक इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज वाली को बेच के पैसा रिकवर कर ले, वो तो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है, वो तो आपको पता ही है। दूसरा तरीका ये बैंक ये कंपनी ये चाहती है कि आप हमारी प्रॉपर्टी मत बेचो। तो बैंक क्या कहता है? ठीक है, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे। अगर बैंक को लगता है कि कंपनी को हम चला लेंगे अपने हिसाब से, तो बैंक क्या बोलता है? एक काम करो, ये जो 10 करोड़ रुपए का लोन है ना, कंपनी कहती है कि भाई मैं तुम्हारे सिर्फ 5 करोड़ चुका पाऊंगी। तो लॉ कहता है चल कोई बात नहीं, तू 5 करोड़ चुका पाएगी ना, तो एक काम कर, बैंक बोलता है एक काम कर, 5 करोड़ तो तू कैश में पे कर दे जो तू चुका पाएगी, और जो बैलेंस 5 करोड़ है उसके क्या कर दे? अपनी ही कंपनी के शेयर्स इश्यू कर दे। तेरे पास पैसे आए हुए हैं, उस लोन के पैसे को कन्वर्ट करके क्या कर दे? शेयर में कन्वर्ट कर दे। लोन कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। तो यहां पे लोन कन्वर्टेड इनटू शेयर्स का मतलब क्या है कि तू बैलेंस 5 नहीं चुका पा रही ना, कोई बात नहीं, मत दे हमारे को 5 करोड़ रुपए, तो उसके बदले में हमारे को क्या दे दे? अपनी कंपनी के शेयर दे दे उतने अमाउंट के। हम तेरे से नहीं ले रहे पैसे। पैसे क्या, बस जो पैसा लोन की फॉर्म में दिया तो उसके बदले में उसके शेयर मिल जाएंगे। तो ले दे के दूसरी सेटलमेंट हो सकती है। तो पहली सेटलमेंट तो क्या है, मैंने तुम्हारे को बताया। पहली सेटलमेंट तो क्या है? हम उसे एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। दूसरा, हम अगर वो लोन का पैसा नहीं चुका पा रहा तो हम उसे क्या बोलते हैं? आप एक काम करो, आप हमारे को उतने अमाउंट के क्या दे दो जितने का आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, जितना दे पा रहे हो उतना दे दो, बाकी के अपनी कंपनी के शेयर दे दो। तीसरा, आप टेक ओवर ऑफ बोरोइंग कंपनी। टेक ओवर ऑफ बोरोइंग कंपनी का मतलब क्या? आपने जिस कंपनी को लोन दिया था, अगर वो कंपनी आपका लोन का पैसा नहीं चुका पा रही और मान लो वो लोन का पैसा इतना बड़ा है कि उनकी औकात से भी ज्यादा है, मान लो उस कंपनी का लोन दिया आपने 200 करोड़ का और उस कंपनी की पेड अप कैपिटल है खाली 50 करोड़, इसका मतलब आपने उनको उनकी पेड अप कैपिटल से 4 गुना अमाउंट का लोन दिया है। तो अब वो कंपनी अगर आपका लोन का पैसा नहीं चुका पा रही तो आप क्या बोलोगे? अच्छा एक काम करो, तुम्हारी कंपनी का टेक ओवर हम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ ना, टेक ओवर का मतलब क्या होता है? किसी कंपनी की एग्जिस्टेंट मैनेजमेंट पे अपना कंट्रोल कर लेना, किसी कंपनी की एग्जिस्टेंट मैनेजमेंट पे अपना कंट्रोल कर लेना। और ये क्या होता है कि स्टार्टिंग से लिखवा दिया जाता है लोन एग्रीमेंट के अंदर कि अगर कल को तुम्हारी कंपनी पैसा नहीं चुका पाई तो तुम्हारी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को हम हटवा देंगे और हमारे नए डायरेक्टर अपॉइंट होंगे और तुम्हारी कंपनी को हम ही कंट्रोल करेंगे, अब हम ही चलाएंगे जब तक हमारा पैसा रिकवर नहीं होता। जब तक हमारा पैसा रिकवर नहीं होता हम चलाएंगे उस कंपनी को। तो इसको हम बोलते हैं टेक ओवर कर लेना, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को आपने कंट्रोल कर लिया, ये भी एक तरीका है। और मैंने यहां पे लिख दिया एटसेट्रा, खाली यही एक तरीका नहीं है, और भी कई सारे तरीके होते हैं रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैंने 3-4 एग्जांपल देके आपको समझा दिया कि रिकंस्ट्रक्शन होता क्या। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हम किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला हमारे को पैसे दे दे, उससे सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत से निकल जाएंगे तो बढ़िया है, जो चीज प्यार मोहब्बत से निकल जाती है वो बढ़िया होती है, नहीं निकलेगी तो हमारे पास ये वाला रास्ता तो है ही है, फिर क्या करेंगे? एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर करेंगे। पहली होती है सा एक्टिविटी। अब हम सा एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। यहां पे सा का मतलब है, वैसे सा तो सा में ए तो आपको पता है एंड था, अगर आप चैप्टर की हेडिंग पढ़ो तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट है। तो सिक्योरिटाइजेशन के साथ जो ए है ये एंड का था, लेकिन मैंने इसको अब ए को कहां डालता मैं अलग से, तो मैंने सा एक्टिविटी बना दिया। और सा किस चीज का हो रहा है? सिक्योरिटाइजेशन किस चीज का हो रहा है? फाइनेंशियल एसेट्स का। अब ये सिक्योरिटाइजेशन क्या शब्द है, इसका मतलब क्या होता है वो अभी समझ नहीं आएगा, वो नीचे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं तुम्हारे को, वो एग्जांपल समझोगे तब समझ आ जाएगा सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। तो अभी ना इस सिक्योरिटाइजेशन को छोड़ दो,
अब मैं पहले एक एग्जांपल समझा रहा हूं, पहले वो एग्जांपल समझो फिर हम ऊपर पढ़ेंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया है फॉर मोर सी एग्जांपल ऑफ मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी एज डिस्कस बिलो। सिक्योरिटाइजेशन ना एक चीज होती है इंडिया में, एक कंसेप्ट होता है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। ये मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी क्या होता है अभी समझ आ जाएगा आपको। ये एग्जांपल समझना बड़े ध्यान से, बिल्कुल आंख कान खोल लो। ये एग्जांपल समझ आ गया तो आपको ये चैप्टर समझ आ गया पूरा, समझ लेना। और जिसको एग्जांपल समझ आ गया तो आपको ये सिक्योरिटाइजेशन शब्द का मतलब समझ आ जाएगा। वैसे तुम्हारे पास सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता क्या, जरा पढ़ना। इन सिंपल वर्ड्स कन्वर्टिंग द मॉर्गेज राइट इनटू मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी एंड देन इशूइंग सच सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा। एक लाइन कह रहा है मॉर्गेज राइट को मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दो और वो सिक्योरिटी इन्वेस्टर को इशू कर दो, उसी को हम सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। ये मेरे को तो समझ आ रहा है क्योंकि मेरे को पता है सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, तुम्हारे को तो पल्ले भी नहीं पड़ा होगा ये बोल क्या गया। ये सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन अगर पेपर में लिखने को आ गए ना तुमसे लिखी भी नहीं जाएगी क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं पता। अब वो एग्जांपल तो मैं समझाऊंगा नीचे वाला, ये मैंने एग्जांपल बनाया पूरा स्टेप बाय स्टेप, अभी सिर्फ सुन लो फिर बाद में नोट डाउन कर लेना। उसके बाद फिर हम इसी लाइन को दोबारा पढ़ेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तब तुम्हें सिक्योरिटाइजेशन पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। समझना शुरू करें, शुरू कर दें कहानी। चलो भाई चलो चलो चलो। अब ये स्टेप्स बनाए हैं मैंने कुछ, ध्यान से सुनते चलो। ठीक है जी, चलो जी, चलो चलो चलो। थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं। सबसे पहले मैंने एक, अभी तुम मत बनाना क्योंकि थोड़ा सा इसमें मैं कुछ चीजें ऐड भी करूंगा ना, तो मैं एक ही बार जब जो ऐड कर दूं या जो मैं समझा दूं उसके बाद जो लिखना पूरा पूरा डायग्राम बना लेना है वाला। मान लो सबसे पहले एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है जी। ये एक बोरोइंग कंपनी है, मतलब ये लोन लेना चाहती है। किससे लेना चाहती है? बैंक से। मान लो मेरी एक कंपनी XYZ लिमिटेड और मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूं। तो मैंने यहां पे लिख दिया XYZ लिमिटेड कंपनी बोरिंग कंपनी। मैं बैंक के पास गया और मैंने क्या बोला, मेरे को 500 करोड़ का लोन दे दो। तो मैं बैंक के पास गया, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, लेंडिंग बैंक और एफआई। एफआई का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसी बैंक के पास गया या किसी एफआई के पास गया और मैंने उसको क्या बोला कि भाई मेरे को 500 करोड़ का क्या दे दो, लोन दे दो, मेरे को पैसे की जरूरत है। तो बैंक कहता है ठीक है हम दे देंगे, आप एक काम करो, आप सिक्योर्ड लोन ले लो। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है, इधर से हम आपको लोन दे रहे हैं, बदले में आप हमारे पास अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दो। अच्छा, उसका लॉजिक आपको पता है क्योंकि आपको पता है सारफेसी के केस के अंदर खाली सिक्योर्ड लोन दिया जाता है, अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिया जाता। तो अब सिक्योर्ड लोन दे रहे हैं और इससे फायदा क्या होगा कल को, अगर इसका मतलब अगर ये कंपनी पैसा नहीं चुका पाएगी तो बैंक के पास एक आखिरी रास्ता है, क्या? ईएसआई, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। तो सबसे पहले मैंने स्टेप 1 लिखा कि XYZ लिमिटेड एक बोरोइंग कंपनी है, उसने बैंक से लोन लिया कितने का, 500 करोड़ रुपए का 10 साल के लिए। तो मैंने लिख दिया स्टेप क्या है, 1। स्टेप 1 है, सबसे पहले हमने लोन लिया। अब स्टेप 2 क्या होगा, अगर मैंने लोन लिया है तो मेरे को अपनी प्रॉपर्टी किसके पास गिरवी रखवानी पड़ेगी, बैंक के पास। और एक बात बताओ, अगर मैं 500 करोड़ का लोन ले रहा हूं तो क्या मैं 500 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखवाऊंगा, या प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है लोन के अमाउंट से? प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है लोन के अमाउंट से। आपको पता होगा कि लोन हमेशा प्रॉपर्टी की वैल्यू का 60, 65, 70% ही मिलता है। मान लो अगर मैं 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखूंगा ना बैंक के पास, तब जाके बैंक मेरे को 700, 750 करोड़ रुपए का लोन देगा। ऐसा नहीं कि मैं 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूं तो बैंक मेरे को 1000 करोड़ का लोन दे देगा। बैंक हमेशा 60 to 70% प्रॉपर्टी की वैल्यू का लोन देता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया है, स्टेप 1 था कि हमने बैंक से लोन लिया। स्टेप 2, अब यहां एरो समझ आ रहा है ना, पहले एरो इधर आ रहा है, स्टेप 1 कि उन्होंने हमें लोन दिया। स्टेप 2, अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हैं बैंक के पास, अपनी मॉर्गेज एसेट, और एसेट्स की वैल्यू हमने सपोज लिख दिया 800 करोड़ है। तो 800 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखवाकर हमने बैंक से कितने का लोन लिया है, 500 करोड़ का लोन लिए। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी गिरवी रखवाई हमने, 800 करोड़ की वैल्यू थी, और हमने लोन कितने का लिया, 500 करोड़ का। ये क्या हो गया, स्टेप 2। अच्छा, जब हम लोन ले रहे हैं, जो लोन लेता है उसे हम बोरोवर बोलते हैं और जो लोन देता है उसे हम लेंडर बोलते हैं। तो यहां पे मैंने लिख भी दिया है बोरोइंग कंपनी, लैंडिंग कंपनी है। और जो प्रॉपर्टी बंदा मॉर्गेज करता है उसे हम बोलते हैं मॉर्गेजर। क्या बोलते हैं, मॉर्गेजर। तो हमारे एग्जांपल में ये XYZ लिमिटेड कंपनी क्या हो गई, मॉर्गेजर। और जिसके पास वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है उसे हम बोलते हैं मॉर्गेजी। क्या बोलते हैं, मॉर्गेजी। तो कह सकते हो कि मॉर्गेजर बोरोवर होता है। मॉर्गेजर कौन होता है, बोरोवर। जो लोन ले रहा है उसे मॉर्गेजर बोलते हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा है। और जिसको लोन दिया जा रहा है, जो लोन दे रहा है, वो मॉर्गेजी हो गया, जिसके पास वो प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंडर। तो मॉर्गेजी लेंडर होता है जो लोन देता है, और मॉर्गेजर कौन होता है, बोरोवर जो लोन लेता है। उसे मॉर्गेजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा है किसके पास, लैंडिंग बैंक और एफआई के पास। समझ आ गई बात, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
अच्छा मान लो ये जो लोन है, अब ऑब्वियस सी बात है बैंक ने आपको 500 करोड़ का लोन दिया है तो बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। मान लो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था एट द रेट 15% पर एनम, मतलब बैंक आपसे 15% पर एनम के हिसाब से क्या चार्ज कर रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। बैंक आपसे 15% पर एनम के हिसाब से क्या कर रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था मान लेते हैं। तो स्टेप 2 अभी हमारे खत्म हुए हैं। इसका मतलब अगर 500 करोड़ का लोन है तो 500 करोड़ का 10% हो गया 50 करोड़, 15% हो गया 75 करोड़। इसका मतलब बैंक मेरे से हर साल 75 करोड़ पर एनम क्या चार्ज करेगा, पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बैंक मेरे से हर साल क्या करेगा, 75 करोड़ पर एनम क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, है ना। अब आगे आते हैं जी, स्टेप 1 स्टेप 2 खत्म हो गया। अब स्टेप 3 क्या होगा। अच्छा अभी मैंने तुम्हारे को ऊपर थोड़ी देर पहले बताया, जब हम लोन लेते हैं तो हमारे लिए लोन लाइबिलिटी लेकिन बैंक के लिए एसेट है। तो यहां पे लेंडिंग बैंक और एफआई क्या कर रहा है, स्टेप 3 के अंदर लेंडिंग बैंक और पीएफआई शोज XYZ लिमिटेड एज इट्स एसेट इन द बैलेंस शीट। अच्छा क्या ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी है हमारे लिए 500 करोड़ का लोन लाइबिलिटी है, लेकिन क्या इस बैंक के लिए लोन एसेट है। तो बैंक क्या करेगा, XYZ लिमिटेड को अपनी एसेट साइड पे शो कर देगा कि भाई मैंने इस XYZ लिमिटेड को 500 करोड़ का लोन दिया है। तो बैंक के लिए वो एसेट, वो XYZ लिमिटेड क्या हो गई, उनके लिए एक एसेट हो गई, क्योंकि वो XYZ लिमिटेड हर साल उनको 75 करोड़ पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कमा कर देगी। तो बैंक के लिए वो क्या हो गई, एसेट हो गई। आगे बढ़ो जी, स्टेप 3 खत्म हो गया। अब आता है स्टेप 4। अब क्या हो रहा है, अब सुनना बड़े ध्यान से। अच्छा बैंक ने तुम्हारे को 500 करोड़ रुपए इंस्टेंट दे दिए। अब बैंक के पास एकदम से कैश की लिक्विडिटी कम हो गई होगी, बैंक को भी तो पैसे की जरूरत है, तो बैंक पैसा कहां से लाएगा वापस। अब मान लो तुम्हें 500 करोड़ दे दिए, ऐसे 10 लोग मांगने आते होंगे, बैंक सबको देता रहेगा तो बैंक को अपनी लिक्विडिटी तो मेंटेन करनी है, बैंक पैसा कहां से लाएगा। बैंक को भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बैंक क्या करता होगा, बैंक को पैसा वापस चाहिए। अब बैंक ने क्या करा, अच्छा बैंक के पास क्या पड़ा, पैसा तो पड़ा नहीं है तुम्हारा वाला, पैसा तो उसने तुम्हें दे दिया 500 करोड़, लेकिन बैंक के पास तुम्हारे एसेट पड़े हैं। अब मैंने अभी क्या दिखाया, जब तुमने बैंक से 500 करोड़ का लोन लिया, तुमने अपने एसेट किसके पास गिरवी करवा दी है, बैंक के पास। वो एसेट में लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो तुमने बैंक के पास गिरवी करवा दी है। अब स्टेप 4 में बैंक ने क्या करा, असाइनमेंट ऑफ मॉर्गेज राइट्स। बैंक ने वही एसेट किसी और के पास आगे गिरवी करवा दिया। किसके पास, एक कंपनी बनाई जिसको हम बोल रहे हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी, एसपीवी कंपनी। ये कोई अलग कंपनी नहीं है, खुद की बनाई हुई कंपनी। ऐसे इसको स्पेशल पर्पस क्यों बोल रहे हैं, ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाता है, हमारा काम खत्म होता है, इस कंपनी को बाद में बंद करवा दिया जाता है। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्यों बोल रहे हैं, ये एक एसपीवी कंपनी है। तो बैंक ने कंपनी बनाई, ये खुद की बैंक की कंपनी होती है, तो इसके प्रमोटर्स कौन होते हैं, बैंक ही होते हैं। तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाई गई, ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। इसी स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बोलते हैं। जो, और इसको किसने बनाया है, एस्टैब्लिश बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसी बैंक ने। इस बैंक ने ही अपनी एक खुद की एक कंपनी बनाई है जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, है ना। ये सिक्योरिटाइजेशन का काम करती है। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है हम पढ़ेंगे, तो इसका नाम कह सकता हूं, इसको बैंक ने बनाया है, और इसी को हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है एक ही कंपनी के। एक ही कंपनी को आप स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी भी बोल सकते हो, एक ही कंपनी को आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बोल सकते हो, एक ही कंपनी को आप सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बोल सकते हो, ठीक है। और अच्छा असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मॉर्गेज राइट्स। अच्छा ट्रांसफर ऑफ मॉर्गेज राइट्स का मतलब क्या है कि मैंने सामने वाली कंपनी को क्या बोला कि देख भाई हमने क्या करा। अच्छा एक बात बताओ, अब 10 साल तक वो तो सामने वाला तो अपनी प्रॉपर्टी मांगेगा नहीं, है ना। सामने वाले ने 500 करोड़ का लोन लिया। अब सुनते चलना बड़े ध्यान से, हमारे पास 500 करोड़ तो हमारे हाथ से चला गया, अब वो तो हमारे को 10 साल के बाद ही मिलेगा, लेकिन क्या सामने वाले के एसेट पड़े, हमारे पास एसेट पड़े हैं। अब बैंक ने क्या करा, वो एसेट आगे गिरवी कर दिए, किसके पास, एक एसपीवी कंपनी के पास। अच्छा मैं एसेट गिरवी कर रहा हूं और एसपीवी कंपनी को क्या बोल रहा हूं कि अब आप हमारे को इसके बदले में क्या दे दो, लोन दे दो। बैंक कह रहा है आप हमारे को बदले में क्या दे दो, लोन दे दो। अब बच्चा बोलेगा सर एसपीवी कंपनी तो खुद बैंक की बनाई हुई है, तो एसपीवी कंपनी पे पैसा कहां से आएगा, वो पैसा कहां से देगी। अब वो आगे देखो क्या हो रहा है। स्टेप 4 तक समझ आया। तो स्टेप 4 क्या है, बैंक ने क्या करा, अपने वो असाइनमेंट, अपने वो सारे के सारे मॉर्गेज राइट्स किसको दे दिए, एसपीवी कंपनी को दे दिए कि भाई ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है तुम रख लो, इसके बदले में हमारे को लोन दे दो, हम तुम्हारे पास प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हैं। अभी एसपीवी कंपनी क्या करेगी, बड़े ध्यान से सुनना। एसपीवी कंपनी मार्केट में बॉन्ड्स इशू करेगी। मार्केट में एक, ये तो कंपनी है ना, आपने देखो ना अलग अलग कंपनियों के आईपीओ आते हैं, पब्लिक इशू आते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक इशू आते हैं। तो एसपीवी कंपनी क्या करेगी, मार्केट में बॉन्ड्स इशू करेगी। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स। जनता को बोलेगी आप हमारी कंपनी डिबेंचर्स लेकर आ रही है, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। अब जनता क्या करेगी, अब जनता तुम्हारी कंपनी में ऐसे तो मुंह उठा के इन्वेस्ट करनी देगी,
जनता को बोला जाएगा कि भाई ये जो डिबेंचर्स है ना, ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि आप हमारे पास क्या करो, आप हमारे पास हमारे को पैसा दो, हम तुम्हारे पास बदले में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी कर देंगे। अब सुनते चलना क्या होगा। अब यहां पे ये कंपनी स्टेप 4 तक तो समझ आ गया कि वो जो लैंडिंग बैंक के पास वो जो प्रॉपर्टी आई थी इस XYZ लिमिटेड की, वो प्रॉपर्टी किसके पास चली गई, बैंक ने किसके पास रखवा दी, एसपीवी कंपनी के पास। और एसपीवी कंपनी को क्या बोला, हमारे को पैसा दे दो। अब एसपीवी कंपनी पैसा कहां से ला रही है, एसपीवी कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में बॉन्ड्स इशू कर रही है 500 करोड़ रुपए के। भाई कंपनी कह रही है कि हम 50 करोड़ बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं, मतलब 50 करोड़ डिबेंचर लेकर आ रहे हैं 10 रुपए ईच वाले, आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। अब जनता क्या चाहती है, सिक्योरिटी। जनता कहती है कि भाई कल को हमारा पैसा नहीं मिला तो कंपनी क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनना, कंपनी कहती है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी पड़ी है हमारे पास, कौन सी वाली प्रॉपर्टी अब समझ आ रही है, वो वाली जो लैंडिंग बैंक ने इनके पास रखवाई थी, इनके पास ये प्रॉपर्टी पड़ी है हमारे पास, कल को अगर हम पैसा नहीं चुका पाए तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा रिकवर कर लेना। और ये फ्रॉड होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये पैसा चुका ही पाएंगे, ये पैसा कोई मिसयूज थोड़ी होने वाला है, पैसा कहां जाएगा मैं तुम्हें बताता हूं ऊपर। तो इन्होंने क्या करा, यहां पे इन्होंने इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कर दी, किसको, इन्वेस्टर्स को। इन्होंने जनता को क्या कर दिया, पैसा इशू कर दिया, सिक्योरिटी इशू कर दी। अच्छा सिक्योरिटी इशू कर दी जनता को, कितने की, 500 करोड़ की। और जनता ने इन्हें क्या दे दिया, ये स्टेप 5 हो गया, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बॉन्ड्स। 500 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू कर दिए, किसको, जनता को, 50 करोड़ एट रुपीज 10 ईच। और इन्वेस्टर ने इनकी कंपनी में पैसा लगा दिया। तो इन्वेस्टर ने इनकी कंपनी में पैसा लगा दिया तो इनको फंड्स मिल गए कितने रुपए के, 500 करोड़ रुपए के। और ऑब्वियस बात, अब इनके पास तो पैसा आ गया। अब सुनते चलना, इनके पास तो पैसा आ गया। अब ये 500 करोड़ रुपए एसपीवी कंपनी के पास आ गया। अब एसपीवी कंपनी को पैसा किसको वापस करना पड़ेगा, अब एसपीवी कंपनी क्या करेगी, विल रिटर्न 500 करोड़ टू लैंडिंग बैंक। यही 500 करोड़ रुपए एसपीवी कंपनी किसको दे देगी, बैंक को। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप ये इग्नोर कर दो कि भाई कंपनी बैंक ने बनाई है, आप यहां पे फोकस ये करो कि बैंक ने आपको 500 को आपके पास एसेट गिरवी रखवाए हैं, तो बैंक आपसे लोन मांग रहा है। अच्छा बैंक ने आप पे एसेट गिरवी रखवाए हैं और बैंक आपसे लोन मांग रहा है कि आप मेरे को 500 करोड़ रुपए मेरे रिटर्न करो, मैं तुम्हारे को प्रॉपर्टी दे रहा हूं, बदले मेरे को 500 करोड़ रुपए दे दो। तो वो 500 करोड़ रुपए आप पे कहां से आए, आपने जनता को सिक्योरिटी इशू करी, वहां से 500 करोड़ आए। और आपने वो 500 करोड़ रुपए स्टेप 7 के अंदर किसको दे दिए, बैंक को वापस कर दिए। तो बैंक के पास उसका 500 करोड़ रुपए घूम के वापस पहुंच गया, बैंक के 500 करोड़ पहुंच गया। अब बैंक के पास 500 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, स्पेशल पर्पस। अच्छा ये जो जनता को बॉन्ड्स इशू करे गए हैं और जनता से पैसा रेस करा गया है, तो क्या जनता से जब पैसा रेस करा, क्या जनता इसके ऊपर जब कभी भी पैसा लगाती है, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, डिबेंचर खरीदते हो, तो आपका एक मोटिव होता है उसके अंदर कि आपको उसके ऊपर इनकम मिले। आप किसी कंपनी की एफडी कराते हो, किसी कंपनी के अंदर बॉन्ड लगाते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। मान लो ये सिक्योरिटीज इशू करी गई थी एट द रेट 8% पर एनम के हिसाब से। सुनते चलना, अब यहाँ पे गेम क्या है, 8% पर एनम का मतलब है यहाँ पे बैंक को, यहाँ पे एसपीवी कंपनी ने इन्वेस्टर्स को 8% के हिसाब से क्या दिया है, ये बॉन्ड्स इशू करें। इसका मतलब एसपीवी कंपनी हर साल इन्वेस्टर्स को क्या करेगी, इस 500 करोड़ के ऊपर 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी। अच्छा ये एसपीवी कंपनी किसकी कंपनी है, अल्टीमेटली बैंक की है, तो पैसा एसपीवी कंपनी पे नहीं करेगी, बैंक ही प्रोवाइड करेगा अपने पास से कि तुम इनको दे दो, इस पैसा इनको 8% के हिसाब से दे दो। अच्छा अब इसका मतलब तुम समझो, बैंक ने जब लोन अपने पास से दिया था कंपनी को, तो 15% के हिसाब से दिया था 500 करोड़ रुपए। तो बैंक उससे कमा कितना रहा है, 15%, 75 करोड़ रुपए साल, 75 करोड़ पर एनम। अच्छा बैंक को अब जनता को पैसा देना है इस एसपीवी कंपनी के थ्रू, 500 करोड़ रुपए देना कितना है, 8% पर एनम। तो 500 करोड़ का 8% कितना होता है, अगर आप 500 करोड़ का 8% निकालोगे तो कितना हो गया, वो हो गया 40 करोड़। तो ये जो 15% माइनस 8% है, 15% माइनस 8%, 15% कितना था, 75 करोड़, माइनस 8% कितना हो गया, 40 करोड़। ये जो बीच का डिफरेंस है 35 करोड़ रुपीस, ये बैंक का प्रॉफिट हो गया। ये बैंक का क्या हो गया, प्रॉफिट। बैंक यही तो करता है, अरे बैंक का सीधे सा काम भी क्या है, अगर आपको बैंक का धंधा समझ आता हो तो बैंक करता क्या है, अभी तुम्हें समझ आ रहा है, चार्ट अभी क्या हो रहा है, अभी सब समझ आएगा, एक एक चीज दोबारा क्लियर करूंगा। तो बैंक का धंधा क्या होता है, बैंक का सिंपल सा धंधा ये होता है, तुम अगर आज बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक तुम्हारे से 12%, 15% के हिसाब से तुम्हारे को लोन देगा, मतलब तुमसे 12%, 15% चार्ज करेगा। लेकिन अगर तुम बैंक के पास एफडी करवाओगे तो बैंक तुम्हारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को वहां पे देना होता है, तो वो 6-7% के हिसाब से देगा आपको। मतलब मोटा मोटा ये मान लो कि अगर बैंक के पास तुम 10 लाख रुपए जमा करवाते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हें बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे एफडी की फॉर्म में, तो बैंक तुम्हारे को 10 लाख के ऊपर
6% के हिसाब से दे रहा है, मतलब कितने देगा? 60,000 रुपए देगा। लेकिन अगर तुम बैंक से 10 लाख रुपए लेने जाओगे, अब तुम्हें इंटरेस्ट देना है बैंक को, तो बैंक तुम्हारे को 12% पे देगा। इसका मतलब बैंक तुम्हारे से 1,20,000 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इस बैंक यही करता है, तुम लोग बैंक के पास पैसा देते हो, बैंक उसी को आगे लोन में बांट देता है और उसको आगे लोन में देता है, उनसे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, उस इंटरेस्ट के पैसे से अपना प्रॉफिट रख लेता है और बाकी तुम्हें देता है। तो बैंक को मान लो तुमने 10 लाख रुपए जमा करवाए, अब बैंक ने उस 10 लाख को किसी और को लोन में दे दिया, लोन की फॉर्म में दे दिया, बैंक उससे कमाएगा 1,20,000 रुपए, क्योंकि उसको वो 12% चार्ज करेगा और तुम्हारे को देगा वो 6%, और बीच का 6% बैंक का क्या है? प्रॉफिट है। सेम यहां पे हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? बैंक ने जब तुमसे 500 करोड़ रुपए ली, तुम्हें 500 करोड़ रुपए दिए, तो तुमसे वो 15% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। और बैंक ने जब अपनी कंपनी बनवाकर मार्केट में बॉन्ड्स इशू करे और जनता से पैसा रेस करा, बैंक को क्योंकि पैसे की जरूरत थी, तो जनता को उन्होंने 8% के हिसाब से बॉन्ड शेयर करे, अब बॉन्ड्स इशू करे। इसका मतलब जनता को कितने, उनको जनता को बैंक कितना देगा? एसपीवी कंपनी के थ्रू 8%। और बैंक खुद कितना कमा रहा है? लोगों को लोन देते वक्त 15%। तो 15 माइनस 8 बीच का डिफरेंस है बैंक का क्या? प्रॉफिट। अच्छा, ये सब करने में एसपीवी को क्या फायदा हो रहा है? ये सब करने में एसपीवी को कमीशन मिलती है बैंक से। एसपीवी कंपनी को कमीशन देता है बैंक की, तुम हमारे लिए सब काम करो, हम तुम्हें क्या देंगे? कमीशन गिवन बाय बैंक। हम आपको ये सब काम करने के लिए कमीशन देंगे, वो म्यूचुअली डिसाइड होगा कितनी भी कमीशन देंगे। कमीशन गिवन बाय बैंक। अब मैं तुम्हें बता क्या रहा हूं, अब सुनते चलना। ये जो बॉन्ड्स इशू किए गए हैं, ये जो बॉन्ड्स इशू किए गए इन्वेस्टर्स को, यहां पे सिक्योरिटीज, इसी को हम सिक्योरिटी बोलते हैं, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स बोल रहे हो, सिक्योरिटी बोल रहे हो, जो इन्वेस्टर को इशू की गई है, क्या इसके पीछे एक सपोर्ट था? किस चीज का सपोर्ट था? इस सिक्योरिटी, इस मॉर्गेज एसेट का, इस मॉर्गेज एसेट का, कि ये हमें इन्वेस्टर को पता है कि अगर हम इस कंपनी को, हम इस एसपीवी कंपनी को पैसा लगा रहे हैं, अगर कल को हमारे को एसपीवी कंपनी पैसा नहीं चुकाती, तो ये जो मॉर्गेज एसेट है, हम इनको बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इन बॉन्ड्स के पीछे उन एसेट का सपोर्ट है। किन एसेट का सपोर्ट है? वो वाले मॉर्गेज एसेट जो इस कंपनी ने बैंक के पास रखवाए थे, और बैंक ने किसके पास रखवाए थे? एसपीवी कंपनी के पास। और इसी को इसलिए हम इसे बोलते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। दीज आर ऑल्सो नोन एज, यही सिक्योरिटी जो जनता को इश्यू की गई है, दीज आर ऑल्सो नोन एज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, और इसी को हम सिक्योरिटाइजेशन भी बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? अब लाइन को पढ़ना, ऊपर जाके ऊपर पढ़ना। कन्वर्टिंग द मॉर्गेज राइट इनटू मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। अच्छा, ये मॉर्गेज राइट जो कंपनी ने बैंक के फेवर में मॉर्गेज करी थी, बैंक ने वही मॉर्गेज राइट आपके फेवर में क्रिएट कर दिया था एसपीवी कंपनी के पास, कि आप इसको संभालो, इस राइट को। और एसपीवी कंपनी ने उस मॉर्गेज राइट को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया। सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने का जनता को उस मॉर्गेज राइट के बेस पे क्या बोला कि हमारे पास एसेट पड़े हुए हैं, आप हमारे को लोन दो, अगर कल को कोई दिक्कत होगी तो हम इन एसेट बेच के पैसा रिकवर करके आपको दे देंगे। तो कन्वर्टिंग द मॉर्गेज राइट इनटू मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, तो इसी को हम बोलते हैं दीज आर आल्सो नोन एज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। इसी को हम बोलते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, इसी को हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। अच्छा, इससे अब तुम्हें समझ आया। तो बैंक के पास बैंक का 500 करोड़ वापस पहुंच गया। क्या बैंक ने तुम्हें 500 करोड़ दिया था? बैंक को 500 करोड़ तुमसे तो मिलना 10 साल बाद, लेकिन बैंक को तो पैसा रोज रोटेट करना होता है। तो बैंक ने क्या करा? इंस्टेंटली। और ये सारा काम पता है कितने दिन में होता है? 4 से 6 महीने में। मतलब तुमने इधर से तुमने बैंक को लोन, इधर से तुमने बैंक से लोन लिया, तुमने अपने एसेट बैंक के पास गिरवी रखवाए, तुमने 10 साल के लिए लोन ले लिया, बात खत्म हो गई। अब बैंक क्या करेगा? 4-6 महीने के अंदर ही फटाफट क्या करेगा? एक एसपीवी कंपनी उनकी पहले से बनी होती है, नहीं बनी होगी तो बनाएगा, और एसपीवी कंपनी को क्या बोलेगा कि देखिए मॉर्गेज राइट हम तेरे को दे रहे हैं और मेरे को भी पैसे की जरूरत है क्योंकि मैंने 500 करोड़ रुपए लोन दे दिए। तो एक काम कर, इस एसेट, इन मॉर्गेज राइट के बेस पे मार्केट से एसपीवी कंपनी को क्या बोलेगा? मार्केट से पैसा इकट्ठा कर 500 करोड़ रुपए, और उनके पास ये प्रॉपर्टी का राइट क्रिएट कर दे, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी बोल रहे हैं, वहां से पैसा रेज कर ले। तो यहां से 500 करोड़ वापस आ गए। स्टेप 7 के अंदर क्या हो रहा है? स्टेप 6, स्टेप 5 क्या था? हमने उन मॉर्गेज राइट के बेस पे जनता को सिक्योरिटी इशू करी, और स्टेप 6 के अंदर जनता ने हमारे को 500 करोड़ फंड दे दिए। अब वो एसपीवी कंपनी पे 500 करोड़ रुपए आ गए। स्टेप 7 में एसपीवी कंपनी विल रिटर्न 500 करोड़ टू लैंडिंग बैंक और एफआई। बैंक के पास 5-6 महीने के बाद 500 करोड़ वापस आ गया। तो ले दे के बैंक के पास 500 करोड़ उसका वापस आ गया, और जो उसने तुम्हारे को दिया था घुमा दिया उसने, यहां से जनता के पास से मिल गया उनको वो पैसा, और जो तुम्हारे से वो 15% एनम कमाता रहेगा, और उस 15% पर एनम से जो पैसा आता रहेगा उसी से वो तुम्हारे को दे देगा, पैसा चुकाता रहेगा, तुम्हारा पैसा चुकाता रहेगा इन्वेस्टर्स का 8% के हिसाब से। और बीच का वो हर साल बैंक 15%, जो 18 माइनस 15 माइनस 8 7% का क्या होगा? प्रॉफिट। हर साल बैंक 35 करोड़ कमाएगा। ये तो मैंने एक कंपनी का एग्जांपल दिया। क्या ऐसे हजारों कंपनियों के साथ बैंक ऐसा करता होगा? क्या बैंक का ये रोज का काम होगा, रूटीन वर्क होगा? ये तो मैंने एक कंपनी का समझाया। एक कंपनी ने अपने एसेट गिरवी रखवाए
और उसके बेस पे बैंक ने क्या करा, ऐसा कर दिया। ऐसे हजारों कंपनियां बैंक के पास अपने एसेट गिरवी रखवाती होंगी, बैंक से लोन देती होंगी, तो बैंक पे तो ऐसे लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, तो सबको लोन देता रहेगा, तो बैंक अपना पैसा और लोन 5-5, 10-10 साल के देता रहा, बैंक पे पैसा आएगा कहां से वापस? तो वो उन्हीं एसेट को बेस बनाकर क्या करता है, आगे गिरवी करवाता है और जनता को फंड्स इशू कर, वहां से जनता से सिक्योरिटी इशू करके वहां से क्या करवाता है, फंड्स लेता है और फंड्स वहां से सस्ते, देखो लोगों को लोन देता है महंगे दामों पे, जनता से पैसा उठाता है सस्ते दामों पे, बीच का डिफरेंस उनका प्रॉफिट होता है। और जो जनता को सिक्योरिटी इशू की जाती है उसी को हम बोलते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन। तो ये पूरा 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 सारे स्टेप सिक्योरिटाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टेप 5 सिक्योरिटाइजेशन है। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज को, मॉर्गेज वाले एसेट को, यहाँ पे मॉर्गेज एसेट जो बैंक ने हमारे पास राइट क्रिएट करे थे, स्टेप 4 में जो मॉर्गेज राइट हमारे फेवर में क्रिएट किए थे, उस राइट के बेस पे सिक्योरिटी इशू करना जनता को कि भाई देखो पीछे हमारे पास ये सिक्योरिटी एसेट पड़े हैं, अगर कल को तुम्हारा पैसा डूबेगा तो हम ये एसेट बेच के पैसा तुम्हारे को दे देंगे, और उससे क्या ले लेना, जनता से उसको भरोसा दिलाकर जनता से पैसा ले लेना, और फिर वो पैसा बैंक को वापस कर देना, है ना। तो अल्टीमेटली बैंक की कंपनी थी तो बैंक को पैसा मिल रहा है, बैंक को हर महीने क्या करना पड़ेगा, हर साल क्या करना पड़ेगा, 8% के हिसाब से वो पैसा पकड़ा देगा बैंक किसको, एसपीवी कंपनी को, और एसपीवी कंपनी जनता को 8% के हिसाब से पे कर देगी हर साल। और बैंक खुद कितना कमा रहा है, 15 के हिसाब से, 7% बैंक का प्रॉफिट है, और ये सब करने में एसपीवी को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रही है। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है आपको समझ आ गया। अब सिक्योरिटाइजेशन की मतलब पढ़ना क्या है, तो पढ़ो, कन्वर्टिंग द मॉर्गेज राइट इनटू मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। तो ये मॉर्गेज राइट स्टेप 4 के अंदर बैंक ने एसपीवी कंपनी के फेवर में क्रिएट करा था, उसको हम क्या कर रहे हैं, मॉर्गेज राइट को मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में क्रिएट कर रहे हैं। तो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में कैसे क्रिएट कर रहे हैं, स्टेप 5 में, कि वो जो राइट हमारे फेवर में है उसके बेस पे हम सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं स्टेप 5 में जनता को, और वहां से फंड रेस करके वही पैसा हम किसको दे देंगे, बैंक को। बैंक के पास उसका 500 करोड़ वापस चला जाएगा ताकि वो आगे रोटेट कर ले। दिस इज नोन एज सिक्योरिटाइजेशन। इसी को हम सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं, इसी को हम मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी वाला एग्जांपल भी बोलते हैं। इसी के दो अलग अलग नाम है। समझ आया सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी कहते हैं। पूरा चार्ट बना लेना, जिंदगी में तुम्हारे दिमाग से सिक्योरिटाइजेशन उतरेगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है। और मैं जानता हूं ये एग्जांपल टेक्निकल था, ये चैप्टर ही टेक्निकल है, अगर दिक्कत लगे तो एक बार, अभी भी टफ लग रहा हो तो एक बार बैक करके दोबारा सुनना, सब प्यार प्यार से सब बैठ जाएगा दिमाग में, एक ही बार में घुस जाएगा। इससे बढ़िया तुम्हारे को पूरे इंडिया में कोई समझा देना सिक्योरिटाइजेशन, सारफेसी नाम बदल लूंगा अपना। चलो ये समझ आ गया। अब इस सारफेसी को एग्जाम्पल समेत समझ आ गया तुम्हारे को, अब बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज और, तुमसे अगर कोई पूछे कि इंडिया की फर्स्ट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कौन थी, ये जो अभी तुमने देखा ना एसपीवी कंपनी है, मैंने तुम्हारा एसपीवी कंपनी को सिक्योरिटाइजेशन कंपनी भी बोलते हैं और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बोलते हैं। फर्स्ट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी इंडिया में बनी थी आरसिल। क्या थी, आरसिल। और इसको 4 बैंक्स ने मिलकर बनाया था, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसी और आईडीबीआई। मैंने तो बताया ना सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ज्यादातर बैंक्स ही बनाते हैं, तो किन बैंक्स ने मिलकर बनाया था, 4 बैंक ने मिलकर बनाया था, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई। देख भी लेते हैं इसके बारे में। आरसिल 2002 में बनी थी जब ये आया था। और आरसिल 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 आज भी है। आरसिल की फिल्म क्या, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, आरसिल इंडिया फर्स्ट एंड लीडिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आ गया ना, मैंने तो बताया ना इसके कई नाम है, इसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है अब आपको समझ आ गया। अच्छा ये खाली इतना काम नहीं करती कि सिक्योरिटी इशू कर रही है, बैंक्स का जो पैसा मर जाता है, एनपीए मर जाता है, उसको रिकवर करवाने में भी हेल्प करती है, रिकवरी के लिए भी जाती है, ये सारे काम करती है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अमंग द इंडियाज लीडिंग रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, लिखा फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट एंड अमंग द लीडिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बहुत सारी हैं, लेकिन इसको बनाया किस किस लोगों ने था, एसबीआई, पीएनबी, ये इसके मेजर वो हैं। और मैं तो बताया वैसे बनाने वाले उस टाइम 4 थे, स्पॉन्सर का मतलब होता है प्रमोटर, बनाने वाले उस टाइम 4 थे, लेकिन आजकल में जो मेजर स्टेक है वो कह रहा 2 बैंक का इसके अंदर, एसबीआई और पीएनबी का। समझ आ रहा है। अच्छा ये कह रहा है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है तुम्हें पता है, अभी तुम लोगों ने पर पढ़ लिया है, 3 एक्टिविटियां होती हैं, सा, रफा और ईएसआई। एसेट रिकंस्ट्रक्शन ये था, एक्स्ट्रा टाइम देना, पार्ट कन्वर्जन करना, टेक ओवर करना। आजकल ने सब काम बैंक नहीं करता, देखो ये सब काम बैंक के थे। आजकल बैंक्स क्या करते हैं, अपना टास्क जो इन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन बनाई है उन्हीं को बोलते हैं कि तुम ही करो। तो आजकल क्या होता है, बैंक अपना सिर्फ बैंकिंग बिजनेस पे फोकस करता है। पहले बैंक सब कुछ करता था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन भी खुद करता था, सिक्योरिटाइजेशन भी खुद करता था, सारी चीजें खुद करता था। आजकल तो बैंक्स ने क्या करते हैं, सारे काम असाइन कर दिए किसको, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। बैंक सिर्फ अपना लोन देने वाले काम पे, बैंकिंग बिजनेस पे फोकस करता है।
आगे जनता को पैसा रेस करना वहां से सिक्योरिटी इशू करके, अगर कोई एनपीए डिक्लेयर हो गया और वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसको टाइम देना, उसे सेटलमेंट करना, ये रिकंस्ट्रक्शन वाली जो एक्टिविटीज बताई थी मैंने तुम्हारे को, ये सब काम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती है बैंक के बिहाफ पे जाकर, और बैंक उनको क्या देता है, कमीशन देता है। आज के लिए सब काम वो करती है। सारफेसी एक्ट से आने से देखो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एक जन्म हो गया, और ये भी एक नया बिजनेस बन गया इंडिया में, इनको भी धंधा मिल गया। और मैं तो बताया ना, अब तुम्हें समझ आ रहा होगा सारफेसी का कितना बड़ा रोल है इंडिया में, और ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का कितना बड़ा रोल है इंडिया में। और सबसे ज्यादा तुम्हारे को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में जो दो लोग काम करते मिलेंगे, वो कंपनी सेक्रेटरी या लॉयर्स, सबसे ज्यादा लोग होते हैं इसके अंदर। और सीए भी मिलते हैं, वो वैल्यूएशन करने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो लीगल सारा काम संभालते हैं वही संभालते हैं मेनली। बेस समझ आ गया आपको सारफेसी क्या होता है? अब आज की क्लास में ज्यादा टेक्निकलिटी तो नहीं पढ़ाऊंगा, बस एक बेस पढ़वा के तुम्हारे को सारफेसी का पहला पेज करवा दूंगा। डेफिनेशन पोर्शन से अगली क्लास से करेंगे। आज की क्लास में बस ये पढ़वा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा ये आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। आई थिंक 2 लेक्चर नहीं तो मैक्सिमम 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म कर दूंगा। 3 आज ये पहला है, 2 इसके बाद और बना के खत्म कर दूंगा। चलो जी, अब इसको बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। तो गाइस चलो अब बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। अब आपको सब आता है। अब डेफिनेशन पोर्शन से पहले तक का जो पोर्शन है वो मैं आज खत्म करा देता हूँ, और फिर आगे वाला अगली क्लास से करेंगे। डेफिनेशन पोर्शन से अगली क्लास से करेंगे। अब आपको सारा बेस पता है, सब कुछ पता है। इंट्रोडक्शन। इन द ट्रेडिशनल लैंडिंग, ट्रेडिशनल मतलब जो पहले चला करता था। अब बैंक मेक्स अ लोन मेंटेनिंग इट एज एसेट ऑन इट्स बैलेंस शीट। यही मैंने आपको बताया था कि पहले जो बैंक लोन देता था, वो बैंक आपको पता है लोन कहां दिखाता है, एसेट साइड पे दिखाता है अपने, और वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, एंड वेदर देयर इज एनी डिटराइजेशन इन बोरोवर्स क्रेडिट वर्थिनेस एंड मॉनिटर। और वो ये देखता था, पहले कह रहा, वो पहले कह रहा पहले बैंक क्या करता था कि लोन देता था, और क्रेडिटर को लोन, डेटर को लोन देने के बाद उस डेटर को अपने एसेट साइड पे शो कर देता था, उससे इंटरेस्ट लेता रहता था, और टाइम टू टाइम ये देखता रहता था कि बोरोवर की जो क्रेडिट वर्थिनेस है, मतलब जिसको आज के डेट में आप सिविल स्कोर बोलते हो, वो डाउन तो नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस ओके नहीं है, क्या वो हमारा पैसा चुका देगा या नहीं चुका देगा, ये सब चेक करता रहता था बैक टाइम टू टाइम। डेटराइजेशन का टाइम मतलब होता है डिस्ट्रॉय, धीरे धीरे खत्म होना। पहले बैंक ये सब देखता था, वो तो आज भी देखता है। दिस रिक्वायर अ बैंक टू होल्ड एसेट टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन। द फंड्स ऑफ द बैंक आर ब्लॉक्ड इन दीज लोन्स एंड टू मीट इट्स ग्रोइंग फंड रिक्वायरमेंट अ बैंक हैज टू रेज एडिशनल फंड फ्रॉम द मार्केट। तो कह रहा पहले क्या होता था कि बैंक ने आपको लोन दे दिया, बैंक का पैसा तो चला गया ना, जैसे मैंने तुम्हारे को ऊपर बताया, जैसे इस वाले एग्जांपल में मैंने देखा था कि बैंक ने जब इस XYZ लिमिटेड को लोन दिया तो बैंक का पैसा तो चला गया। अब बैंक ने 500 करोड़ तो इसको दे दिया। अब बैंक के पास कोई और लोन मांगने आएगा तो बैंक पे अगर खुद ही पैसा नहीं है तो बैंक किसी और से पैसा लेके देगा। तो कह रहा है वो सब खत्म करने के लिए कौन सा कंसेप्ट लाया गया, सिक्योरिटाइजेशन इज अ वे ऑफ अनब्लॉकिंग दीज फंड्स। अच्छा, सिक्योरिटाइजेशन से पैसा अनब्लॉक कैसे हो जाता है, अब आपको समझ आ गया। सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हमने इधर तो इसको 500 करोड़ दे दिया, अब हम एक एसपीवी कंपनी बनाते हैं, और एसपीवी कंपनी के अंदर क्या करवाते हैं, नए शेयर इश्यू करवाते हैं उस कंपनी से, और जनता से फंड्स रेस कर वापस अपने बैंक में डाल देते हैं, और उस पैसे से हमारे बैंक के पास वापस पैसा आ जाता है। अब वही पैसा बैंक आगे लोगों को देता है। और आपको मैंने बताया था कि जनता को हम सस्ते रेटों पे सिक्योरिटीज, जनता से हम सस्ते रेटों पे पैसा रेस करते हैं। मान लो जनता को हमने 8% के हिसाब से बॉन्ड रेस करे, इसका जनता को हमारे को 8% देना पड़ेगा, और पहले हमने 15% पे लोगों को लोन दिया था, 15 - 8 बीच का डिफरेंस है, बैंक की कमाई है, और बैंक के 500 करोड़ वापस आ गए इस एसपीवी कंपनी के थ्रू, जो सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस से इन्वेस्टर से फंड रेस करके लिए गए। अब इस पैसे को बैंक वापस रोटेट कर देगा मार्केट के अंदर, है ना, तो इस तरीके से होएगा। तो कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डेवलपमेंट आज की डेट के अंदर जो है वो सिक्योरिटाइजेशन है। तो सिक्योरिटाइजेशन क्या है वो बता रहा है, सिक्योरिटाइजेशन द प्रोसेस ऑफ पूलिंग एंड रीपैकिंग ऑफ होमोजीनियस इनलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। देखो फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है, लोन। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर नेचर के, सिमिलर नेचर, जिसको आप क्या करते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हो और उसको आप बेच देते हो। यही हमने करा था ना, यहाँ पे हमने इस लोन के जो यहाँ पे लोन दिया था उसके बदले में जो सिक्योरिटी आई उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मार्केट में बेच दिया, और उधर से जो फंड रेस करे वही क्या करे, बैंक को दे दिए। अब आपको सारी बातें समझ आ रही हैं। ये सब इनमें यार वही सब बता रहा, रिपीट कर रहा है। कह रहा था बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर फेसिंग न्यूमरस प्रॉब्लम्स इन रिकवरी ऑफ डिफॉल्टेड लोन्स। कह रहा पहले बैंक्स को पैसा रिकवर करने में बहुत डिले होती थी, जो अगर डिफॉल्ट है तो मैंने आपको बताया ना 8 और 10 साल लग जाते थे। तो कह रहा गवर्नमेंट ने इसलिए एक एक्ट बनाया, पहले बनाया था रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993। आपको मैंने बताया था पहले इसका नाम था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, उसका बाद में नाम चेंज होकर क्या हो गया, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993।
और दूसरा एक्ट कौन सा बनाया 2002। और मैंने तुम्हारे को बता दिया कि रिकवरी ऑफ डेट एक्ट, इसको हम आरडीबी एक्ट बोलते हैं। इसको खत्म क्यों नहीं करा गया आज तक? क्योंकि ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लोन में डील करता है, लेकिन आरपीसी एक्ट खाली सिक्योर्ड लोन में डील करता है। और इस एक्ट के थ्रू क्या करा गया? एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस का मतलब होता है फास्ट। फास्ट रिकवरी करी गई किस चीज की? एनपीए की। हमारा मेन काम ही क्या है? जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं? बैड लोन्स जो बैंक और एफआई ने लोगों को दिए थे, वो पैसा जो लोगों ने मार लिया उसको रिकवर करना, उसको रिकवर करना। अब ये बता रहा है कि सारफेसी एक्ट जो है इसका मेन काम क्या था, ये किस लिए बनाया गया? टू रेगुलेट सिक्योरिटाइजेशन। अब सिक्योरिटाइजेशन आपको पता क्या होता है? एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, अब आपको ये भी पता क्या होता है? एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अब आपको ये भी पता क्या है? ये तुम्हारे को मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया कि ये 3 कामों के लिए आया था। सिक्योरिटाइजेशन, सार, रफा और ईएसआई, ये बताया ना। ये रहा सार, रफा और ईएसआई, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। और इन तीनों में क्या क्या होता है तुम्हारे को सब समझाया था। तुम्हारे को कितना अच्छा लग रहा होगा, सब तुम्हारे को पहले से आता है। सरफेसी एक्ट कब आया? कह रहा है 21 जून 2002 में आया। और ये किस लिए आया अब आपको सब पता ही है। और कह रहा है 2016 के अंदर इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट भी लाई गई। हालांकि खाली 2016 में नहीं लाई गई, 2020-21 में भी लाई गई है, भी उसके बारे में भी आगे जिक्र करेंगे। और इस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल का मतलब होता है समरी ऑफ द एक्ट। समरी ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है? इस एक्ट का समरी ये कहती है कि ये एक्ट सिक्योरिटाइजेशन को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल और एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए लाया गया है। और इस एक्ट के अंदर उसी के प्रोविजंस दिए हुए हैं। और ये सब आपको पता ही अब क्या है। अच्छा, ये केस सुन लो बड़े ध्यान से, क्या है? अच्छा, जब ये नया नया एक्ट आया ना, जब ये नया नया एक्ट आया तो आपको पता है ये एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट था। सारफेसी एक्ट अब आपने देख ही लिया कि 60 दिन का नोटिस देंगे, और 60 दिन में अगर आपने पैसा नहीं दिया तो 61st डे पे ये लोग पहुंच जाते हैं रिकवरी करने। बाउंसर, एसएचओ को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प ले लो, सब कुछ इतना था। तो अब जब स्टार्टिंग में लॉ आया तो आपको पता है ये बहुत स्ट्रिक्ट नेचर का लॉ था। क्या था? बहुत स्ट्रिक्ट नेचर का लॉ था। तो बहुत सारे लोगों ने ना इस लॉ के अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन लगा दी। कोर्ट में क्या लगा दी? पिटीशन लगा दी कि भाई इस लॉ को खत्म कर दो। इस लॉ को क्या खत्म कर दो? इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि लोगों के साथ जाती हो रही है। लोगों के साथ क्या हो रही है? जाती हो रही है। अच्छा, जाती क्या है? कि जबरदस्ती रिकवरी की जा रही है, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई लॉ को तो हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे, लॉ तो ओके है, लॉ में तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसका एक सेक्शन था जो कि बहुत गलत था, उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, वो था सेक्शन 17। अच्छा, सेक्शन 17 में क्या लिखा हुआ था मैं तुम्हें बताता हूं। सिर्फ एक सेक्शन काटा था, पूरा लॉ जज ने बोला ओके है, लेकिन जज ने बोला कि सेक्शन 17 को भी पूरा काटा नहीं, उसमें एक बात लिखी हुई थी वो काट दी। वो क्या थी मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने तुम्हारे को बताया कि इस एक्ट में फर्स्ट टाइम केस कहां जाएगा? डीआरटी में, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी? मैंने तुम्हारे को बताया था डीआरएटी में, डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल में। बताई थी ना बात। फर्स्ट टाइम केस जाएगा डीआरटी में, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी? डीआरएटी में, डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील जाएगी। ये आपको बात पता ही है। तो इधर हो क्या रहा था? इसमें क्या था कि इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर मान लो, यहां पे लिखा हुआ था कि अगर कोई बंदा, देखो जब कोई बंदा हार जाता है ना, अगर मान लो कोई बंदा डीआरटी से हार गया, अगर कोई बंदा डीआरटी के अंदर किसी पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर आ गया और उसको बोला कि आपको इतना पैसा जमा करना है, मान लो 100 करोड़ रुपए का केस था, या मान लो 10 करोड़ का केस था। मान लो बैंक ने किसी मिस्टर ए के अगेंस्ट 10 करोड़ का केस करा था। ए कह रहा है कि भाई मेरे पे 10 करोड़ रुपए है ही नहीं देने को, और ए कह रहा है कि मेरे से सेटलमेंट कर लो। मान लो बैंक सेटलमेंट नहीं कर रहा किसी रीजन की वजह से, और 10 करोड़ का केस। तो मान लो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने भी ये बोल दिया कि नहीं भाई तुम्हारे को तो पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब वो ऑर्डर ए के अगेंस्ट हो गया, इसका मतलब ए को 10 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। लेकिन ए अपनी कोई बात रखना चाहता, तो ये क्या करेगा? अपील करेगा। तो पहले ये लिखा हुआ था कि अगर कोई बंदा अपील करेगा तो जितने का केस है उसका 75% आपको पहले कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। तो अच्छा, तो 10 करोड़ का केस है, इसका मतलब पहले 7.5 करोड़ रुपए क्या करना पड़ेगा? कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी अपील सुनी जाएगी, उसके बाद आपकी अपील सुनी जाएगी, वरना आपकी अपील सुनी नहीं जाएगी। तो जितने अमाउंट का केस है उसका पहले 75% आपको क्या करना पड़ेगा? 75% कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी अपील सुनी जाएगी, वरना सुनी नहीं जाएगी। पहले ऐसा प्रोविजन था, कहां पे? सेक्शन 17 में। अब एक बात सोचो, किसी बंदे के पास पैसे हैं ही नहीं,
तभी तो वो बेचारा अपील करने आया है, और वो अपना जेन्युइन रीजन बता रहा है कि मेरे पैसा नहीं है, मेरे से सेटलमेंट कर लो, तो वो उस पर वहां पे देने को नहीं है, तो तुम्हारे को 75% कैसे जमा करवाएगा? अच्छा, ये 75% ऐसा होता था, ये ऐसा नहीं कि कोर्ट को देने होते थे। इस 75% देने का लॉजिक ये था कि अगर कल को मिस्टर ए केस जीत गया, जैसे उधर तो वो हार गया था तभी उसने अपील करी है, लेकिन अगर कल को अगर मिस्टर ए केस जीत गया तो ये 75% पैसा जो उसने जमा करवाया 7.5 करोड़ रुपए वापिस हो जाएगा। लेकिन अगर कल को ये मिस्टर ए केस हार गया तो ये 75% पैसा जो 7.5 करोड़ है किसके पास चला जाएगा? उस बैंक के पास चला जाएगा, उस पार्टी के पास चला जाएगा जिसने केस करा था, उस बैंक और एफआई के पास ये पैसा चला जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैं केस मेरे ऊपर बैंक ने केस करा हुआ है 10 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए, और कल को अगर बैंक मेरे से मेरे से कहता 10 करोड़ रुपए दो और मैं कह रहा हूं मेरे पे पैसा नहीं है, और बैंक से बोल रहा हूं सेटलमेंट कर लो, और बैंक मेरे सेटलमेंट नहीं कर रहा, और डीआरटी ने भी मान लो बैंक वालों का साथ दे दिया, तो इसका मतलब मेरे को 10 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। अब मैं मान लो अपील करना चाहता हूं, तो पहले प्रोविजन क्या था कि आप जितने का डिस्प्यूटेड अमाउंट है, डिस्प्यूटेड अमाउंट हमारे एग्जांपल में कितना है 10 करोड़, आप उसका 75% पहले क्या करोगे? डीआरएटी पे सबमिट करोगे, उसके बाद ही आपकी अपील सुनी जाएगी, वरना अपील सुनी ही नहीं जाएगी। और मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये तो बड़ा गलत चीज है कि यार बहुत सारे लोगों पे पैसा है ही नहीं, तो बेचारे उनका तो अपील का राइट ही छिन जाएगा, उनके लिए तो असंवैधानिक हो गया ना, क्योंकि अपील करना हर किसी का अधिकार है। अब तुम उसको बोलोगे पहले 75% जमा करा तब तेरी अपील सुनेंगे, तो बेचारे बहुत सारे लोग तो अपील कर ही नहीं पाएंगे। तो बाद में ये 75% वाला कंसेप्ट हटा दिया गया और उसको बोला कि अगर आप पे 75% नहीं भी है तब भी आप अपील कर सकते हो। तो ये था ये केस, और ये केस का नाम याद कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है मार दिया केमिकल। अब तुम किसे क्या पढ़ोगे? मार दिया, जी लिया, मार दिया बोल लो, जो भी बोल लो, मार दिया केमिकल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, बट अपहेल्ड का मतलब है यहाँ पे डिक्लेयर्ड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्ट तो वैलिड है, लेकिन जो सेक्शन 17 का 75% डिपॉजिट कराने वाला पोर्शन है, 75% किसका? डिस्प्यूटेड अमाउंट का। जैसे हमारे एग्जांपल में डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना था? डिस्प्यूटेड अमाउंट मतलब वो अमाउंट जिसको लेके केस किया गया, जैसे हमारे एग्जांपल में 10 करोड़ था, वो जमा कराओ। तो कोर्ट ने बोला कि वो वाला प्रोविजन क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बस कोर्ट ने वो प्रोविजन हटाया, बाकी कुछ नहीं हटाया। बाकी सेक्शन 17 भी पूरा नहीं हटाया, सिर्फ सेक्शन 17 से ये वाली बात हटाई 75% वाली। और बाकी कोर्ट ने बोला कि ये एक्ट ओके है, ये एक्ट हटेगा नहीं, ये एक्ट बिल्कुल ओके है। और इन सिंपल वर्ड सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? मैंने लिखा सिक्योरिटाइजेशन एक मेथड है फंड्स रेज करने का बाय सेलिंग रिसीवेबल्स। रिसीवेबल का मतलब है सिक्योरिटीज फॉर मनी। हम जनता को सिक्योरिटीज देंगे और बदले में क्या ले लेंगे? मनी ले लेंगे। यही हुआ था ना इस कंसेप्ट में, वो जो ऊपर चार्ट बनवाया था, ये रहा। सिक्योरिटी इशू करके जनता से पैसा ले लिया इन्वेस्टर्स से, इसी दिस इज सिक्योरिटाइजेशन। अब डेफिनेशन से अगली क्लास से करेंगे। आज के चैप्टर को यहीं खत्म कर देते हैं, आज के लेक्चर को। आई होप आपका लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। जितनी डिटेल में तुम्हारे को मैंने सिक्योरिटाइजेशन का इंट्रोडक्शन कराया है ना, मेरे कहने पे एक बार दिल से आसपास के यूट्यूब के टीचरों का सर्च कर लेना। बहुत सारे टीचर तो 2 घंटे में चैप्टर ही खत्म करा देते हैं। मैंने तो तुम्हारे को अभी खाली इसका बेस बनवाया कि क्यों लाया गया था, सारफेसी के अंदर सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, ताकि तुम्हारे दिमाग में सब घुस जाए। और ये जो फ्लो चार्ट बनाया ना, दिमाग में रखना, हमेशा बैठ गया तुम्हारे दिमाग में। ठीक है जी, चलो बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।